Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we're having this lecture on 5th of April. जी आप इधर आके बैठ जाएं। तो ये मैंने कल टेम्पलेट आप लोगों से शेयर किया है। दिस इज द टेम्पलेट जो कि मतलब मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये भी चेंज होता रहेगा। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एक दफ़ा इस पे दिखा दूं। मैंने आप लोगों का भी टेम्पलेट चेक नहीं किया है, लेकिन इन हाफ एन आवर और लेस इसके थ्रू मैं ब्राउज करा के आपको इस फाइल के ऊपर थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। सो यू कैन ट्राई टू सी के व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो दीज आर ऑल दी इम्पोर्ट मॉड्यूल्स, और आप अपने हिसाब से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये वार्निंग्स की इग्नोर करने के लिए है। ये उसका कलर सेट किया है सीबॉन का, और इस तरह आप और भी कर सकते हैं। अच्छा, आपको करना ये पड़ेगा कि टर्मिनल पे जाके ये न्यू लॉन्चर पे यहाँ पे आपको यू हैव टू इंस्टॉल XGBoost एंड लाइट GBM। पिप इंस्टॉल XGBoost, पिप इंस्टॉल लाइट GBM। ठीक है। तो अगर वो नहीं आपने किया तो फिर वो एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो आपको फिर वो एरर दे देगा। दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे तो वो कर लेगा। ठीक है। सो दिस इज अ फंक्शन फॉर लोडिंग द डेटा। सो इसके अंदर तीन फंक्शंस हैं: CSV, एक्सेल, जेसॉन। ऑब्वियसली यू कैन हैव मोर, जैसे टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, एक्सेल के डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो ये फंक्शन मैप बनाया है जिसमें डिफ़ॉल्ट रीडर हमारा CSV है, तो उसको डिफ़ॉल्ट कर दिया है। वरना वो जिसमें भी मैप करेगा वो उसको बेसिकली रीड करके वो आपको रिटर्न कर देगा। फाइल जो नेम है वो आपका उसका जो है ना रिटर्न कर देगा। ठीक है। सो टेबल कहाँ से आ गया? सो बहरहाल ये है। तो डिफ़ॉल्ट हमने इसकी सेटिंग जो है ना वो CSV की रखी है। अच्छा, ये फंक्शन है जो कि क्लीन अप फंक्शन है। इसके अंदर यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर फंक्शंस। तो द कॉलम्स जिनको आपने डेट में कन्वर्ट करना है, जिनको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है, जिन कॉलम्स को डिलीट करना है, जिनको आपने आई थिंक के यहाँ मैप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि फिल एन ए का मैप है। तो अ, जो आपके जो जिन कॉलम में आपके पास मिसिंग वैल्यूज आ रही हैं, तो आप उनको किस तरह फिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैप में आप इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं कि एज को मीडियन से रिप्लेस कर दो और सिटी के कॉलम में कराची डाल दो मिसिंग में। तो इस मैप को फिर आपको ब्राउज करना पड़ेगा। तो कॉलम्स टू ड्रॉप एन ए रोज, तो जिन रोज के अंदर लेट्स से कि मेरे ख्याल में 40% रखा है यहाँ पे, 40% से ज़्यादा वैल्यूज मिसिंग हैं, तो उन रोज को आप ड्रॉप कर दें। ये भी एक तरीका हो सकता है। कॉलम्स टू इंटरपोलेट, इंटरपोलेशन जो हमने देखी थी, अगर उसके थ्रू करना है तो ये करें। तो ये इन फंक्शंस की तफसील है। आपने बस यहाँ पे कॉलम्स की लिस्ट देनी है और वो क्लीनिंग अप के अंदर सारा काम इकट्ठा कर देगा। तो आप इसमें 10 चीज़ें और भी डाल सकते हैं ताकि आपका काम एक ही फंक्शन के थ्रू सारे काम आपके हो जाएँ। सो दैट वाज़ द एम ऑफ हैविंग सच अ टेम्पलेट। और ऑब्वियसली ये चीज़ आप मॉडिफाई करेंगे। यूज़लेस कॉलम्स ये यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं आया। ड्रॉप यूज़लेस कॉलम्स, यूज़लेस कॉलम्स ऊपर उसमें नहीं आ रहा। ड्रॉप एनी रोज़, तो जिन रोज़ में भी आपके पास नल आ रहा है उनको आप ड्रॉप कर दें। फिल एनी मैप, एक मिनट, वो वाली कंडीशन कहाँ गई? ये हाँ, ड्रॉप यूज़लेस रोज़। यूज़लेस रोज़ में यही है कि जिसका मिनिमम थ्रेशोल्ड के जिसकी जो हाँ, ड्रॉप एनी यानी जिसका जो थ्रेशोल्ड 40% रोज़ में जो वैल्यूज़ मिसिंग आ रही हैं अक्रॉस द कॉलम्स, ठीक है, तो उनको आप ड्रॉप कर दें। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो सारी कर दें जिसके अंदर वो आ रही हैं। कॉलम्स, हाँ, हर कॉलम के लिए ये क्या है? हाँ सॉरी, कॉलम्स टू ड्रॉप एनी रोज, जिन कॉलम के अंदर हैं उसको ड्रॉप कर दें। ठीक है। और डीलिंग विद मिसिंग वैल्यूज अकॉर्डिंग टू मैप, तो मैप के हिसाब से इसको डील कर लें। और ये इंटरपोलेट का फंक्शन है कि जिस कॉलम को आपने वो दिया है तो उस कॉलम पे आइटरेट करके उसको लीनियर से फॉरवर्ड से उसी कॉलम को इंटरपोलेट करके रिप्लेस कर दें। ये सारे आपने ट्राई करने बारी बारी।
क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ आपने यहाँ प्रोवाइड नहीं की वो कॉलम एग्जीक्यूट नहीं होगा फंक्शन। तो बाकी डीएफ इज ऑल क्लीनड अप, उसको एक्सेप्शन आ जाए तो ब्ला 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 फाइनली रिटर्न एफ, ठीक है। ये बेसिक एनालिसिस है शेप, कॉलम्स, टाइप्स और डिस्क्राइब ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम्स। स्ट्रिंग कॉलम एनालिसिस में आप नंबर्स और डेट टाइम को निकाल दें। बाकी आपने वो सेटिंग की हुई है पाई प्लॉट की, तो उसके हिसाब से आप बार ब्लैक, कलर ब्लैक शो कर दें, काइंड बार कर दें, और जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं आप उनको उनका चार्ट नज़र आएगा, बार चार्ट, ठीक है। या फिर आप वैल्यू काउंट्स भी करवा सकते हैं। नम कॉलम एनालिसिस के अंदर जो है ना वो आप यहाँ पर हमने हिस्टोग्राम प्रिंट करवाया है, ये आपने उसकी बस सेटिंग करवाई है कि आपने उसको किस तरह से सेट करना है, उसका फिगर साइज़ क्या होगा, लेआउट टाइट किया हुआ है, टाइटल आपने दे दिया जो कि कॉलम का नाम है। बाकी ये है, तो इसमें सी बॉर्न का डिस्प्लॉट भी आप अभी डालना था मुझे, मैंने डाला नहीं है। तो ये उसमें कुछ कोशिश की थी, अभी एरर आ रहा था तो टाइम नहीं था रिमूव करने का। बहरहाल कोरिलेशन एनालिसिस, इसमें आपको वो पूरा हीट मैप बना के दे देगा, तो अगर कोई वैल्यू अब इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है तो वो शामिल नहीं हो पाएगी। तो बेहतर है कि पहले तमाम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एनकोड कर लें, ख़ास तौर पे लेबल को, क्योंकि लेबल के क्रॉस ही हमने कोरिलेशन देखना होता है। और उसके बाद आप हीट मैप बना लें। अप्लाई लेबल एनकोडिंग, ये मैंने आपको इसमें इस रैंगल प्रेडिक्ट में समझा दिया था, वो लेबल एनकोडिंग क्या होती है। वन हॉट एनकोडिंग गेट डमीज़ के साथ ये भी समझा दिया था। और फिर गेट डमीज़ में आप ये भी कर सकते हैं कि पैंडास की एक कैटेगोरिकल टाइप है, तो उसमें कन्वर्ट करके आप कर लें, ये तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है कि पहले जो आपने कॉलम्स दिए हैं पहले उनको पैंडास की कैटेगोरिकल टाइप में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद उसको गेट डमीज़ कर लें स्ट्रिंग कॉलम्स को। तो ये भी तरीका हो सकता है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो पकड़ लेगा उसको। ये 2 फंक्शंस हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसके अंदर आपने सिंपली आप पूरा डेटा देना है। स्प्लिट का वो बताना है रेशो, रैंडम नंबर जनरेटर आपने अपना देना होगा यहाँ पे, और लेबल कॉलम देना है। तो y को वो लेबल कॉलम में डाल देगा, x से उसको ड्रॉप करेगा और फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा के आपको ये 4 सेट्स बना के दे देगा, ठीक है। एक्स वाई स्प्लिट जो है वो सिंपल x और y में स्प्लिट करते हैं, नीचे फंक्शंस में इस्तेमाल होता है। क्रॉस वैलिडेशन ये आज हम पढ़ेंगे बड़ी तफसील में इंशाल्लाह। तो क्रॉस वैलिडेशन इज़ अ वैलिडेशन टेक्निक जो कि इंश्योर करता है कि आपका ओवरफिटिंग ना हो। इट्स अ वेरी फेमस टेक्निक फॉर क्लासिफिकेशन। तो ये पाइथन के अंदर जो है ना वो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और रिपीटेड के फोल्ड भी इस्तेमाल होती है जब स्ट्रेटिफाइड ना इस्तेमाल हो सके, अभी हम देखेंगे। और वरना स्ट्रेटिफाइड बेस्ट है जो कि आपके प्रोपोर्शंस को मेंटेन रखती है, क्लास के प्रोपोर्शंस को। और एक स्ट्रेटिफाइड एंड शफल भी है, इसका मुझे भी सही तरह याद नहीं आ रहा कि इसमें क्या होता है। हमारा स्ट्रेटिफाइड की ये एडवांस्ड वर्जन है। तो ये 4 किस्म के, अब हमने इसमें किया ये कि हमने ये जनरेटर्स बना दिए। यील्ड का जो कीवर्ड है वो आपको जनरेट करके देता है, यानी वो आपको फोल्ड बना बना के देता रहेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको हिसाब से जनरेटर फंक्शन इस्तेमाल कर लिया। तो इट इज़ गोइंग टू जैसे रैंडम नंबर जनरेटर्स आपको मिल जाते हैं, इसी तरह आपको फोल्ड्स जो है हर फोल्ड का आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। वो आपने मुख्तलिफ फोल्ड्स में अप्लाई करना है, तो हर फोल्ड के लिए आपको ये बना के देता रहेगा एज अ जनरेटर। तो ये सारे जनरेटर्स हैं, या आप इसके पास में आप डिटेल भी देख सकते हैं पाइथन के अंदर इसकी ना। अच्छा, फिर ये वैलिडेशन मैट्रिक्स हैं। लाइट जीबीएम के केस में जो है ना वो थोड़ा-सा मामला ज़रा डिफरेंट होता है, ये भी हम तफसील मैंने इसकी पढ़ी नहीं है तो विल नॉट गो इंटू दिस डिटेल। बाकी एक्यूरेसी, प्रिसिजन, प्रिसिजन हमने निकाली है क्लास 1 की, जो कि हमारा क्लास ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। और रिकॉल भी उसी क्लास का निकाला है। बाकी ये हमारा आरओसी कर्व है, ये अभी प्लॉट नहीं करवाया है। एयूसी निकाली है वैल्यू, एफ स्कोर, इफ वर्बूज, टक 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 टक, ये सब प्रिंट कर दें और रिटर्न द रिजल्ट मैप। रिग्रेशन के लिए आर स्क्वायर्ड है, आर स्क्वायर्ड एडजस्टेड है, मीन स्क्वायर्ड एरर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, इफ वर्बूज ब्ला ब्ला ब्ला, रिटर्न दिस। अब ये सारे फंक्शंस हैं जो क्लासिफिकेशन के, लॉजिस्टिक, केएनएन, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा, एसवीएम, डिसीजन ट्री, ब्ला 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 ब्ला, लाइट जीबीएम पे खत्म हो रहा है। ये ग्रेडियंट बूस्टेड मशीन्स हैं। ये दिस वाज अ वेरी फेमस एल्गोरिथम लाइक मे बी 2 years ago। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैगल के ऊपर ये मशहूर था, अभी भी होगा, मुझे करंट ट्रेंड्स मालूम नहीं है। मतलब दिस वाज द विनर एल्गोरिथम इन मैनी कॉम्पिटिशंस ओवर कैगल। तो लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, पॉलिनोमियल, सपोर्ट वेक्टर, डिसीजन ट्री, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट रिग्रेशन, वोटिंग रिग्रेशन, इन सब चीज़ों को समझना है। तो मुझे अगर आपने इनके क्लासीफायर समझनी है तो रिग्रेशन तो आपको बताइए उसका, बस यू हैव टू इमेजिन कि भी वो उसका न्यूमेरिकल डोमेन में चला गया है।
ये थोड़े से गेट सपोर्टेड एल्गोरिथम्स एक हेल्पर फंक्शन बनाया है जिसमें आपके पास सारे क्लासिफायर्स हैं ब्ला ब्ला ब्ला, और ये रिग्रेशन का गेट सपोर्टेड एल्गोरिथम्स हैं। ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है जो क्रॉस वैलिडेशन के बगैर और फीचर सिलेक्शन के बगैर चलता है। तो अगर आपने यहाँ पे उसको फीचर लिस्ट दी है कि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये वाले सिलेक्ट करो, तो सही है। यानी अगर आपने खुद फीचर सिलेक्शन करके दी है तो ठीक है, अगर आपने इसको खाली छोड़ा हुआ है तो सारे फीचर्स को वो लेगा। ठीक है। और ये सारा मतलब फॉर एल्गो इन एल्गो लिस्ट कहाँ से आ रही है? एल्गो लिस्ट आपकी गेट सपोर्टेड एल्गोरिथम से आ रही है, ऊपर से कॉल होंगे, हर एल्गोरिथम रन होगा और उसमें ये आपका जो फंक्शन है वो आप उसको कॉल कर रहे हैं, वो आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा। और उसके बाद फिर आप चलते बने बस। ठीक है। तो वैलिडेशन के अंदर जो वैलिडेशन मैट्रिक्स हैं वो उसमें टेस्ट डेटा इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर ट्रेनिंग डेटा इस्तेमाल हो रहा है। ये वही सेम एल्गोरिथम है लेकिन क्रॉस वैलिडेशन के साथ रन करेगा, और डिफॉल्ट मेरे ख्याल में स्ट्रेटिफाइड ही है। जो स्ट्रेटिफाइड है ना वो डिफॉल्ट है, इसकी मुझे भी याद नहीं आ रहा यहाँ पे। क्रॉस वैलिडेशन मेथड, ये फंक्शन बहरहाल इसकी आप खुद अंदर जाके देख सकते हैं। हाँ, ये क्रॉस वैलिडेशन स्ट्रेटिफाइड के ये हमारा डिफॉल्ट है। ठीक है। तो बहरहाल ये अ, इस तरह वो आपका पूरा एक स्कोर मैप बना के दे देगा बेस्ड ऑन दी फोल्ड जो कि आपको मिले हैं। इसकी तफसील आप फिर खुद ही समझ लीजिएगा, या कोई डिस्कशन करना हो तो उसको कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ब्राउज करवा रहा हूँ। ये भी आज हम पढ़ेंगे रैंडम फॉरेस्ट, जो रिग्रेशन रैंडम फॉरेस्ट जो एल्गोरिथम है वो आपको फीचर्स को बेसिकली वो कर देता है, रैंक कर देता है, स्कोर कर देता है बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस, कि उनकी इन्फॉर्मेशन गेन जो हम पिछले क्लास में बड़ी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इन्फॉर्मेशन गेन की बेस के ऊपर रैंडम फॉरेस्ट जो है ना वो तमाम फीचर्स की इम्पोर्टेंस को रैंक कर देता है। तो उस हिसाब से जो है ना ये आपका क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो this is considered to be one of the more one of the better feature selection methods। ये रैंडम फॉरेस्ट से आप फीचर्स की इंपॉर्टेंसेस रैंक करवा लें और उसके टॉप 3 या टॉप 5 जो भी आपने लेने हैं वो आप ले लें। उसके अलावा भी 4-5 मेथड्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ फंक्शंस बनाए गए हैं मशीन लर्निंग विद रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन, मशीन लर्निंग विद रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन इंक्लूडिंग क्रॉस वैलिडेशन, दिस इज विदाउट क्रॉस वैलिडेशन। और फिर उसके बाद ये खैर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, दिस इज वन ऑफ द अदर फीचर सिलेक्शन मेथड। तो मशीन लर्निंग विद म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन फीचर सिलेक्शन विद एंड विदाउट क्रॉस वैलिडेशन। ये है रिकर्सिव एलिमिनेशन फीचर सिलेक्शन, दिस इज अनदर फीचर सिलेक्शन टेक्निक जो कि ब्रूट फोर्स टेक्निक है, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑब्वियसली, और ये हर एल्गोरिथम पे चलती भी नहीं है। इसको हर एल्गोरिथम पे चलाने के लिए आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा, जो जिसका हमारे पास अभी टाइम नहीं है। दिस इज ऑल्सो विद एंड विदाउट क्रॉस वैलिडेशन। आखिर में जो है वो REFS के लिए ना हमें अलग से सपोर्टेड एल्गोरिथम्स है। मैंने आपको बताया था ना हर एल्गोरिथम पे ये नहीं चलता है रिकर्सिव एलिमिनेशन, तो वो आपको अलग से इन फीचर्स के अंदर फंक्शंस में गेट करने पड़ेंगे। और फिर आखिर में जो फीचर सिलेक्शन मेथड रखा है वो पुराना वाला PCA है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, उसको भी विद एंड विदाउट क्रॉस वैलिडेशन ट्राई किया हुआ है। तो इस तरह अभी ये सिलसिला चल रहा है। ठीक है। तो अगर हम अभी हम इसको ट्राई करें तो इसको हम चलाते हैं, तो ये तो मैंने पता नहीं क्यों इंपोर्ट कर दिया था। पर ये फाइल नेम हेल्थ डॉट CSV, लेबल कॉलम स्ट्रोक है, आपने लोड डाटा कॉल किया, अभी टेम्पलेट वो हो रहा है। डिस्प्ले हेल्थ DF डॉट हेड, नहीं वो बेसिक एनालिसिस कर लेते ना था, वो तो नीचे आ जाएगा। बहरहाल यहाँ मैंने वैसे ही कर दिया था किसी वजह से, पता नहीं। बहरहाल तो ये 5110 रोज है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, ये इम्बैलेंस प्रॉब्लम है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, या आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, इसमें अच्छा खासा क्लास इम्बैलेंस आ रहा है। बहरहाल इसको हम वो करके देखते हैं। तो 201 आपकी BMI में आ रही हैं। तो क्लीनिंग अप में मैंने क्या कहा कि इनको न्यूमेरिक कर दो, ये जो कॉलम्स हैं एज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एवरेज ग्लूकोज, और कॉलम्स टू इंटरपोलेट में BMI डाल दो, कॉलम्स टू डिलीट में ID डाल दो। ID कॉलम डिलीट कर दो। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो वो बोल रहे हैं भाई ऑल क्लीन अप हो गया, चलो जी ठीक है। अब आप देख लें क्या ID खत्म हो गया और बाकी सब अपनी जगह पे हैं। पर अब आप ये तीनों फंक्शंस निकाले तो शेप ये आ गई, कॉलम्स ये आ गए, ब्ला ब्ला ब्ला। इनकी टाइप्स आप देख लें, जेंडर ऑब्जेक्ट है, एज जो है वो फ्लोटिंग आ रही है, बाकी 2-3 इंटीजर्स हैं, 2-3 फ्लोट्स हैं।
और ये अभी मतलब ये तो खैर आप लोगों का काम होगा इसको देखना। और फिर ये आपका वो स्ट्रिंग कॉलम एनालिसिस आ गया, जेंडर, एवर मैरिड, वर्क टाइप, रेजिडेंस टाइप और स्मोकिंग स्टेटस। तो आप देख रहे हैं कि सही है, कार्डिनैलिटी तकरीबन सबकी सही आ रही है, कोई उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है कि एक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो और वैल्यू बहुत ही कम हो, ज़्यादातर बैलेंस्ड ही नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ फाइन। एज का बॉक्स प्लॉट भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाइपरटेंशन तो बूलियन वेरिएबल है, येस नो, तो इसको तो प्लॉट करना ही नहीं चाहिए था। बूलियन की फंक्शनैलिटी इसमें डालनी है अभी, कि बूलियन वेरिएबल से आपने कैसे डील करना है, उनको बॉक्स प्लॉट बनाने का कोई तुक नहीं है, वो तो स्केलिंग के बाद आप बना सकते हैं ना। तो ये मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि इसमें बूलियन का भी डालना है काम ना। बहरहाल ये हार्ट डिजीज, एवरेज ग्लूकोज लेवल, अल्लाह ताला आफियत फरमाए, बीएमआई, स्ट्रोक, स्ट्रोक तो वही है, स्ट्रोक तो लेवल है जो प्रेडिक्ट करना है। अब ये एज की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, थोड़ा सा क्यूटोसिस इसका हाई लग रहा है, हाइपरटेंशन ये तो दोनों बेकार हैं। एवरेज ग्लूकोज लेवल भी सही आ रहा है, स्क्यू ठीक आ रहा है, बीएमआई भी सही आ रहा है, स्ट्रोक तो वही चीज़ है, तो इन तीनों को तो प्लॉट होना ही नहीं चाहिए। ये तो खैर बात खत्म हो गई। अच्छा अब आप वन हॉट एंड यार चैट चैट पे लिख दें, चैट पे लिख दें तो बेहतर होगा यार। तो ये वन हॉट एनकोड हो गया। अब आप कॉलम्स देखेंगे तो वो सारे वन हॉट एनकोडिंग वाले आ गए। और जब मैं स्ट्रोक करता हूँ तो ये तो खैर मैंने पता नहीं क्यों इस तरह कर दिया था यार। ठीक है, अच्छा हाँ मैंने चेक किया था कि यस नो तो नहीं है, वो तो खैर बाइनरी चल रहा है अभी। बहरहाल ये मैंने रन एल्गोरिथम्स का फंक्शन डाला और बड़े आराम से मैंने इसको प्ले कर दिया। तो ये प्रिडिक्शन वेक्टर भी दे दिया, लेकिन मतलब एक्यूरेसी तो 95 आ रही है, हम बड़े खुश हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि प्रिसीजन ऑफ इवेंट हैपनिंग 0 है। तो स्ट्रोक को उसने बिल्कुल भी प्रिसाइसली प्रिडिक्ट नहीं किया है। AUC 0.5 इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। एफ स्कोर जी। और कंफ्यूजन ये जरा पढ़ेंगे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या मतलब है इसका? सो इसके अंदर दिस इज एक्चुअली the true predictions for the no class and the true predictions for the yes class are 0. So this is absolutely the wrong model. We have no concern with that. And the same goes for this. You can see कि accuracy बड़ी अच्छी है, लेकिन बाकी अल्लाह ही हाफिज है। AUC आप देख रहे हैं कि it is giving you the true picture. ये 50% आपका मामला है सही जो आपने किया है, ठीक है। और ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर भी देख रहे हैं आपके कोई फायदा नहीं हुआ, और इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एडा बूस्ट में, एसवीएम में भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, डिसीजन ट्री में कुछ फ़ायदा हो गया है, क्लास इम्बैलेंस के साथ भी डिसीजन ट्री में कुछ फ़ायदा हो गया है, तो 13% तक थोड़ा हमें सांस में सांस आ गई है, ठीक है। लेकिन अगेन 13% इज़ नॉट व्हाट वी वांट, एटलीस्ट हमें कितना चाहिए, डिसीजन कितना होना चाहिए कम से कम, बताएं भाई। 80-85 तक तकरीबन हो तो ज़रा थोड़ा सा सुकून आएगा, ठीक है। और रैंडम फॉरेस्ट भी फेल हो गया है, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिथम। तो आप देख रहे हैं कि क्लास इम्बैलेंस के साथ जो है ना मामला बहुत ख़राब है। इसमें क्लास इम्बैलेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यानी तकरीबन मेरा ख्याल में कि 95-5 का रेशो चल रहा है इस तरह, ठीक है। बहरहाल ये नाइव बेस ने सरप्राइजिंगली कुछ थोड़ा बहुत प्रिसीजन पकड़ लिया है, डिसीजन ट्री ने पकड़ा है, विच आर ओल्ड एल्गोरिथम्स, और बाकी सब जो है ना उनका अल्लाह ही हाफिज हो गया है, ठीक है। XG बूस्ट भी जो फेल हो गया है, और लाइट GBM भी जो है ना वो वैसे ही हो गया। अच्छा अब अगर मैं यही चीज़ उसके साथ करूँ क्रॉस वैलिडेशन के साथ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम तो लेगा, ये 10 फोल्ड इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है और स्ट्रेटिफाइड जाता है। अभी हम देखते हैं क्रॉस वैलिडेशन का मतलब क्या है, वो हम अभी देख लेंगे। हाँ तो अब ये इफ यू डू दैट विद क्रॉस वैलिडेशन, तो प्रिसीजन 0, प्रिसीजन 7 KNN, प्रिसीजन 15 विद ग्रेडियंट बूस्टिंग, तो आप देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा बेहतर हो गया ग्रेडियंट बूस्टिंग। 15 फिर भी आ, हमारे वो काम की चीज़ नहीं है। 16, 11 डिसीजन ट्री के साथ रैंडम फॉरेस्ट भी 10 देना शुरू कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस वैलिडेशन करने से कुछ फर्क पड़ा, वो थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ। लेकिन नाए बेस की एक्यूरेसी तो इंतहाई ख़राब आ रही है, ओवरऑल बहुत ही बेकार आ रही है। रिकॉल उसका बड़ा अच्छा आ रहा है क्लास 1 का, और प्रिसीजन बहुत ही बेकार आ रही है, तो वेरी रैंडम परफॉर्मेंस और ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। अब अगर मैं फीचर सिलेक्शन करता हूँ,
रैंडम फॉरेस्ट के साथ, तो मैं इसमें टॉप 3 फीचर्स निकालूंगा। तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि वो प्रिंट करेगा। ये देखें, ये अभी हम देखते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं। तो तमाम एट्रीब्यूट्स जो आपके हैं उन सबको एक स्कोर दे देता है बेस्ड ऑन द रैंडम फॉरेस्ट एग्जीक्यूशन। और उसमें मैंने बोला भी टॉप 3 ले लो, तो तुक्का लगाया था, तो टॉप 3 मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि उनका स्कोर सबसे अच्छा आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन गेन है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने जाने दिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक प्रिसीजन 0, KNN की वही चीज आ गई 7.6, इट्स नॉट हैविंग एन इफेक्ट एट ऑल। सो इवन सिलेक्टिंग द बेस्ट फीचर्स इज नॉट हैविंग एन इफेक्ट ऑन एनी ऑफ द प्रिसाइज थिंग, क्योंकि दैट मीन्स कि हमें लेकिन आप देखें नाइव बेस पे इफेक्ट क्या आया कि एक्यूरेसी 90% आ गई और प्रिसीजन उसकी फिर भी बेहतर हो गई। तो नाइव बेस सीम्स टू बी सॉर्ट ऑफ अ विनर इन दिस सिचुएशन। XG बूस्ट थोड़ा सा बेहतर आया है, जितना वो खेल सकते हो। 17% सीम्स टू बी द बेस्ट यू कैन हैव कंसीडरिंग द क्लास इम्बैलेंस प्रॉब्लम। तो इस एक्सरसाइज से हमें पता ही चल गया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम पहले कुछ डाउन सैम्पलिंग या ओवर सैम्पलिंग करके। अच्छा, अगर मैं यही चीज चलाऊं क्रॉस वैलिडेशन के साथ, तो ये तो खैर वो प्रिंट हो गया। तो ये 3 हमने फीचर सेलेक्ट कर लिए जो टॉप लेवल, पहले सॉर्ट, इनको सॉर्ट करके प्रिंट किया हुआ है। तो ज्यादा अच्छे एल्गोरिथम्स हमारे ट्री बेस्ड हैं, बूस्टिंग और बैगिंग के। और ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स जो है ना, वो प्राइमरीली ज्यादा कार्डिनलिटी पे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर कॉलम की कार्डिनलिटी ज्यादा होगी तो वो उनका ज्यादा चांस है कि वो ऊपर रूट नोड की तरफ सिलेक्ट हो जाए। ये उनका है चक्कर। तो एक बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। बहरहाल दिस इज द बेस्ट वी कैन डू कि हमने फीचर सिलेक्शन भी की, क्रॉस वैलिडेशन भी की। अब इसमें हम देखते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। 0, 8.4, 0, 3.3। एडाबूस्ट ने थोड़ा बहुत आगे किया काम, 0, 11.6। रैंडम फॉरेस्ट का थोड़ा सा और बढ़ गया, 14। नाइव बेस का ज्यादा इंक्रीज हो गया, 18% पे चला गया, एक्यूरेसी भी अच्छी आ गई। प्रिसीजन 10, XG बूस्ट की आ गई। तो आप देख रहे हैं कि XG बूस्ट, नाइव बेस, रैंडम फॉरेस्ट, प्रिसीजन ट्री, एडाबूस्ट, KNN। तो कुछ पुराने एल्गोरिथम, एक दो पुराने एल्गोरिथम, नाइव बेस, KNN, जो कि बहुत ही सिंपल किस्म के हैं। और उसके अलावा जितने भी हैं वो ट्री बेस्ड है, जो कि आपको दे रहे हैं। SVM सब फेल हो गया इस सिचुएशन के अंदर। तो क्लास इम्बैलेंस के साथ भी जो ट्री बेस्ड एल्गोरिथम है, वो फिर भी आपको कुछ धक्का लगा के कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब ये मतलब आप ये कर सकते हैं। अभी तो हमने दूसरे फीचर सिलेक्शंस को हमने ट्राई नहीं किया है, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन फीचर सिलेक्शन है वो, उससे इसके मुकाबले में इतना खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन पे शायद आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए, क्योंकि वो ब्रूट फोर्स है। और जो PCA है वो तो पुरानी अप्रोच है, वो भी शायद चल जाए, आई डोंट नो। अगर आप 2 डायमेंशन रखते हैं, 2 फीचर सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, मे बी वो भी चल जाए। PCA चला के देखना पड़ेगा कि क्या होता है उसके साथ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा कंसर्न इसके साथ, अब देखिए एक्यूरेसी तो व्हाट डज दैट मीन, नथिंग। वी वांट टू प्रेडिक्ट द प्रिसीजन ऑफ द, रियलाइज द प्रिसीजन ऑफ द पॉजिटिव क्लास, ठीक है। और उसमें एक्यूरेसी आप AUC वैल्यू से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि क्या कहानी चल रही है AUC और F स्कोर से। यहाँ पे मामला खराब है, आप वो AUC कर ROC कर प्लॉट नहीं किया, ये मैं लिख लेता हूँ। ये तो खैर मेरा अपना टेम्पलेट बन रहा है, फिर आप लोग जो देंगे उसमें से भी कुछ कोई अच्छी चीज हो तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर लूंगा मैं। आप इससे को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं कर दें, लेकिन अपना एक टेम्पलेट बना लेंगे ना तो आपको फायदा होगा बहुत। आपको कोई भी डेटा सेट हो, फंक्शन कॉल करें, और आप इसके बजाय कि हर बार रैंगलिंग करें। अब इसमें मैंने वो भी डालने हैं, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, T टेस्ट वगैरह जो भी है ना। तो लास्ट टाइम मैंने मशीन लर्निंग क्लास में वो कहा था कि T टेस्ट और अनोवा करें, तो सबने सबके साथ करके दिखा दिया था। सारे वेरिएबल का आपस में T टेस्ट, सारे वेरिएबल तुक तो नहीं बनती ना। वो तो आप एक फंक्शन बनाएंगे कि भाई इसकी तुक बनती है, तो ये टेस्ट आप कंडक्ट करके दे। तो बहरहाल ये दिस इज द थिंग जो कि आपको रियलाइज करनी है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर दें और जस्ट ट्राई टू डेवलप अ टेम्पलेट व्हिच इज सिमिलर टू दिस। अभी जो सबमिट करा दिया वो तो करा दिया है। अच्छा, अब मिसलेनी है। अच्छा, स्टॉप शेयर, गॉट इट।
गॉट इट तो झूठ नहीं हो जाएगा, पढ़ा तो है नहीं मैं। हाइट प्रेजेंटर व्यू, क्या कर रहा है आज? हाँ जी नजर आ रहा है, अच्छा चैट में भी किसी ने हसन उसकी वजह ये कि आप वो वैल्यू काउंट्स करके देखें ना, उसमें बीएमआई उसके स्ट्रोक कॉलम के, उससे आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा क्लास इम्बैलेंस है, वो मैंने दिखाया नहीं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा हमारा माइक्रोफोन इशू, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बता दें। सर आवाज आ रही है। यस सर। आवाज यस आ रही सर, है? आवाज आ रही है। ये सिस्टम किसी टाइम भी शट डाउन कर सकता है, ब्लू स्क्रीन आ सकती है इसमें ना, तो दुआ करें अगर आफियत करे। बहरहाल सो ये दीज आर द एग्जांपल्स, ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ये एक ऑब्वियसली ये आपका, यार ये हाउ विल इट गो, आप बता सकता है? हाँ चलो सही। ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अंडर फिटिंग, दिस इज जनरलाइज्ड, दिस इज ओवर फिटिंग। ठीक है। तो हमारी जो मशीन लर्निंग के अंदर हमारी एक प्रैक्टिस ये होती है कि हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स ट्राई आउट, जैसे अभी हमने किए हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर हम आपस में कंपैरिजन करके देखें तो हम कहते हैं यार फला अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो वी डू नॉट नो कि वो जो उसका अच्छा होना है वो ओवरफिटिंग की वजह से तो नहीं है कहीं। ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि ओवरफिटिंग की वजह से वो हो। ठीक है। तो वी आर नॉट श्योर कि उसने रिलेशनशिप को कैप्चर कर लिया है या फिर वो इस चीज़ की वजह से अच्छा बन रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ को आंसर करने के लिए टू अचीव मोर जनरलाइज्ड रिलेशनशिप्स हम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है। सो क्रॉस वैलिडेशन में बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास वी हैव अ डेटा सेट, तो एक हिस्सा आप वैलिडेशन के लिए अलग कर लें, इस हिस्से पे आप सारी ट्रेनिंग करें और इस हिस्से पे आप टेस्टिंग करें। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिंग सेट। ये मैंने आपको बताया था ना कि वैलिडेशन वैलिडेशन में आपसे 2-3 दफा पिछली क्लास में भी तस्करा किया था। तो दिस इज नॉट टेस्टिंग एक्चुअली, इसको टेस्टिंग नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे वैलिडेशन। ठीक है। टेस्ट सेट आपका अलग पड़ा हुआ है यहाँ पे, जो वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से आप करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड दी वैलिडेशन सेट। और दैट्स व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली, कि आपको वैलिडेशन सेट्स क्रिएट करने हैं और उस पर ट्रेनिंग के परफॉर्मेंस को आपने टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग बिफोर द एक्चुअल टेस्टिंग, इस तरह कह लें, टेस्टिंग ऑफ ट्रेनिंग बिफोर द एक्चुअल टेस्टिंग। ठीक है। रिजर्विंग अ पर्टिकुलर सैंपल ऑफ डेटा सेट ऑन विच यू डू नॉट ट्रेन द मॉडल, तो इस डेटा सेट पे ट्रेनिंग नहीं होगी। और फिर आप इस पे टेस्ट करते हैं बिफोर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग फेज। ठीक है। तो रिजर्व अ सैंपल डेटा सेट, train the model using the remaining part, which is this one. Use the reserve sample of the validation set. This will help you in gauging the effectiveness of your model's performance. यानी ट्रेनिंग फेज में अगर इस पे आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो गो अहेड विद द करंट मॉडल एंड पुट दैट इन द टेस्टिंग फेज। ये आपका बेसिक उसका जो है वो मॉडल है। और इसमें सबसे जो नाइव अप्रोच है वो आपकी है प्राइमरीली वैलिडेशन सेट अप्रोच। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वी रिजर्व 50% डेटा फॉर वैलिडेशन एंड द रिमेनिंग 50% फॉर मॉडल ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है ये एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रेनिंग के लिए आप डेटा कम कर रहे हैं, तो देयरफॉर वी माइट मिस आउट ऑन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा व्हिच विल लीड टू अ हायर बायस। मतलब ये इसको हम वैलिडेशन सेट अप्रोच कहते हैं जिसमें हम इसी तरह का काम करते थे। तो ये आपका यू कैन यूज द ट्रेन टेस्ट प्लेट एंड सेट द टेस्ट साइज इक्वल्स टू 0.5, तो इससे आपको वो अचीव हो जाएगा। रैंडम स्टेट आप कोई भी डाल दें। दूसरी जो अप्रोच है वो लीव वन आउट है। दिस माइट सीम प्रीटी स्पेसिफिक, लेकिन ये भी इस्तेमाल होती है। इसमें ये करते हैं कि पूरे डेटा सेट जब आपके पास है तो वी रिजर्व ओनली 1 पॉइंट फ्रॉम द डेटा सेट फॉर द वैलिडेशन फेज एंड बाकी सब पे n-1 के ऊपर हम ट्रेनिंग रन करते हैं। तो बेसिकली अगर आपके पास n रोज हैं तो n टाइम्स ये प्रोसेस चलेगा। पहले केस में पहली रो जो है वो वैलिडेशन के लिए रह जाएगी, बाकी सब पे आप ट्रेनिंग करेंगे और एक रो पे टेस्टिंग करेंगे। दूसरे केस में दूसरे फोल्ड के अंदर आप कह लें, दूसरे आइट्रेशन में अंदर ये आपकी टेस्टिंग के लिए रह जाएगी और बाकी सारी रोज जो है ट्रेनिंग में रह जाएंगी।
तो इस तरह एक एक रो को आप टेस्ट बना के, वैलिडेशन टेस्ट बना के आप आगे चलते रहेंगे। तो दिस प्रोसेस आइटरेट्स फॉर ईच डेटा पॉइंट। तो n रोज हैं तो n टाइम्स ये चलेगा, और जाहिर सी बात है आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, एवरेज। हर फेज का जो एवरेज होगा, हर फेज का जो रिजल्ट है उसका टोटल का आप एवरेज ले लें, वो आपका ओवरऑल ट्रेनिंग फेज का रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है। वी मेक यूज ऑफ ऑल द डेटा पॉइंट्स, हेंस द बायस विल बी लो। बायसनेस होने का चांस कम है ना, तो हम सारे डेटा पॉइंट्स को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है। वी रिपीट द क्रॉस वैलिडेशन n टाइम्स विच रिजल्ट्स इन हायर एग्जीक्यूशन टाइम। ये एक अलग मसला है। This approach leads to higher variation in the testing model because we test against only one data point. तो खतरा ये है कि वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी। क्यों वेरिएशन क्यों ज्यादा हो जाएगी? टेस्टिंग आप जी, तो टेस्टिंग सेट की बात हो रही है। ट्रेनिंग वैलिडेशन के बाद जो हम टेस्ट सेट पे अप्लाई करेंगे उसमें वेरिएशन ज्यादा आ सकती है इस मॉडल के साथ। आपने बेसिकली n रोज है ना, तो आपने n डिफरेंट मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में सिर्फ एक रो आप टेस्टिंग में डाल रहे हैं। एवरेज तो हम बाद में अलग से कर रहे हैं ना, वो तो हमारा अपना मेथड है, उसको मशीन लर्निंग से क्या उसका सरोकार है। एवरेज तो हम कर रहे हैं ना। मशीन लर्निंग को तो ये पता है कि आपने n प्रॉब्लम्स रन की हैं और एक डेटा आपने सिर्फ पॉइंट यूज किया टेस्टिंग के लिए। दैट इज नॉट एनफ। दैट इज नॉट एनफ टू लर्न टू प्रिडिक्ट के टू से कि मेरा मॉडल बहुत अच्छा है। एक डेटा पॉइंट पे अच्छी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी आने से क्या फर्क पड़ता है? तो जब एक्चुअल डेटा आएगा तो उसमें आपके फिर वेरिएंस बढ़ने का चांस ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअल टेस्टिंग फेज में वेरिएंस देखी नहीं आपने सिर्फ एक ही पॉइंट पे टेस्ट किया। तो उस एक पॉइंट के रिस्पेक्टिव से वेरिएंस का चांस टेस्ट सेट के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है। सो अवर एस्टिमेशन गेट्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेटा पॉइंट, एंड इफ दिस डेटा पॉइंट टर्न्स आउट टू बी एन आउटलायर, तो इससे भी ऑब्वियसली वेरिएशन आउटलायर तो बढ़ेगी। जो आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया है वैलिडेशन के लिए, अगर वो आउटलायर है तो फिर तो एक्चुअल टेस्ट सेट पे तो वेरिएशन ही वेरिएशन आएगी, क्योंकि आउटलायर तो टेस्ट सेट पे तो नहीं होगा ना। क्या ख्याल है? तो आउटलायर होने के से ज्यादा चांस है कि वेरिएशन बढ़ जाए। तो लीव वन आउट किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? जब रोज ज्यादा ना हो, पहली बात तो ये है। हाँ, नहीं लिखे नहीं, आप सोचें। लिखने से कुछ नहीं होगा, सोचें इसको कि अगर आप 1 लाख 2 लाख रोज हैं तो ये मैं पागल थोड़ी हूँ कि 15 मिनट बैठ के इंतजार करता रहूँ। ठीक है। तो जब रोज कम हो तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फायदा इसका क्या है? भाई मैं इंतजार कर लूंगा, मेरे कौन से बाल सफेद हो जाएंगे उसका मशीन लर्निंग के हिसाब से फायदा क्या है? तो उससे क्या है, फायदा क्या है? हर रो को लर्न करे, हर रो को टेस्ट करेगा ना। लर्न कहाँ कर रहा है वो हर रो? नहीं, मैं दोबारा नहीं समझा। आप सोचें इसको कि जब मेरे पास ये डेटा सेट है और मैं पूरे क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन में सिर्फ एक एक रो पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, वैलिडेशन कर रहा हूँ, तो इसका फायदा क्या है? आई गेट मोर डेटा फॉर ट्रेनिंग। पहली बात तो ये है, मैंने n टाइम्स अगर मशीन लर्निंग रन की है तो हर बार मैं तकरीबन 99% डेटा ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूँ। तो एक तो फायदा मेरा ये है कि मुझे डेटा ज्यादा मिल रहा है। दूसरा ये है कि लर्निंग अच्छी होगी तो ओवरफिटिंग का चांस कम होगा। ये मुझे तो ये फायदा इसमें समझ में आ रहा है। नुकसान इसका क्या है कि ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लग जाएगा और वेरिएंस बढ़ेगी, वेरिएंस बढ़ सकती है टेस्ट सेट के ऊपर, ये इसका नुकसान है। तो मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि फिर ये किस किस्म की सिचुएशन में आप अप्लाई करेंगे? हाँ, द मोर द ट्रेनिंग द बेटर इट विल बी। जितनी ट्रेनिंग ज्यादा होगी मॉडल को, आप जितना ट्रेनिंग डेटा ज्यादा डाइवर्सिटी में देंगे उतना ही चांस ज्यादा है कि ओवरफिटिंग आपकी अवॉइड हो जाएगी, क्योंकि आप दे भी तो डिफरेंट चीजें रहे हैं ना। बेसिकली आप एक ही चीज बार बार सिखा रहे हैं, तो वो चीज हाँ ओवरफिटिंग तो बल्कि ज्यादा नहीं, ओवरफिटिंग
क्रॉस वैलिडेशन का तो मकसद ही है कि ओवरफिटिंग ना हो, तो हम ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि LOOC पे ओवरफिट होना शुरू हो जाएगा? इट्स गोइंग टू लर्न बेटर। ये छोड़ दें फोन जी। पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, लेकिन जो टेस्ट सेट और ट्रेनिंग सेट का साइज है वो तो चेंज हो रहा है ना। जी जी, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के लिए हम क्रॉस वैलिडेशन यूज करते हैं, दैट्स द पॉइंट। और हम यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका ट्रेड ऑफ क्या हो रहा है कि बायसनेस आपकी वाकई में कम हो रही है इससे, और लेकिन वेरिएंस आपकी खतरा ये है कि बढ़ सकती है एक पॉइंट लेने से वेरिएंस। तो मैं ये सवाल पूछा था कि किस किस्म के डेटा सेट में फिर इसको इस्तेमाल करना चाहिए इन दिस सिचुएशन। हाँ, आउटलायर्स का, आउटलायर्स आपने रिमूव करके, हम सपोज कर रैंगलिंग में हमने रिमूव कर दिया आउटलायर्स, तो आउटलायर रिमूव हो गए। अब आई थिंक लिमिटेड डेटा सेट्स के लिए दिस कैन बी यूज्ड, एंड लार्जर डेटा सेट्स के लिए वी कैन यूज लाइक के फोल्ड एंड स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे तो यही एक फॉर्मूला समझ में आता है, यही चीज हमने असल में एक्सपेरिमेंट कर करके सीखनी है। दिस सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक फॉर स्मॉलर डेटा सेट्स। स्मॉलर डेटा सेट्स को ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकता है। अगर हम इसमें बड़े बड़े फोल्ड्स बनाना शुरू कर देंगे तो आमतौर पे हम के में 10 फोल्ड्स बनाते हैं, तो 10 फोल्ड का प्रॉब्लम फिर ये होगा कि हर फोल्ड में आपके पास अच्छा खासा डेटा होना चाहिए। तो अगर टोटल रोज ही 3-4 हज़ार हैं तो उसमें 10 फोल्ड्स में फिर ट्रेनिंग सेट साइज काफी छोटा बनेगा। आइडियल ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा का आइडियल साइज आप क्या रहेंगे फॉर एनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो कम से कम, नहीं 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 नहीं, ट्रेनिंग सेट में रोज कितनी होनी चाहिए आइडियली? तकरीबन 5 से 10 हज़ार, इतनी तो एक ट्रेनिंग सेट में आनी चाहिए, कंसिडरिंग कि यू हैव लाइक 10 to 15 कॉलम्स, जो कि हमारा एक नॉर्मल सिचुएशन है। 1000 से कम रोज में तो खतरा ये है कि आप सारे पैटर्न सही तरह नहीं पकड़ पाएंगे, इट्स नॉट ए गुड इनफ सैंपल। तो इफ इट इज अ डेटा जिसमें आपका 1000-1500 रोज है तो फिर देन दिस सीम्स टू बी प्रीटी गुड, आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये लीव वन आउट का फंक्शन है, ये आप उसको करके देख लें, सही है। इट लीव्स आउट वन डेटा पॉइंट, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि यू कुड लीव p ट्रेनिंग इंस्टेंसेस आउट टू हैव वैलिडेशन ऑफ साइज p, तो आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यू कैन डू दैट। तो दिस इज कॉल्ड LPOCV, लीव p आउट क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। सो इफ यू थिंक कि वन के ऊपर वेरिएंस का चांस ज्यादा हो जाएगा टेस्ट, बल्कि आप साथ साथ सब चीजें करके देख लेना, टेम्पलेट एक बना लें, ये बस आपने वैल्यू चेंज करनी है और पूरा टेस्ट सेट का भी आपको रिजल्ट निकाल के दे देंगे। तो अगर आप देखें कि 1 2 3 करने पे जो है ना वो कम आ रही है, तो फिर आप के फोल्ड पे शिफ्ट कर जाएं। ये सारी चीजें, यही तो एक्सपेरिमेंट करनी होती है, इसी में तो टाइम लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी तक हमें क्या पता चला है कि वी शुड ट्रेन द मॉडल ऑन अ लार्ज पोर्शन ऑफ द डेटा सेट। 50% स्प्लिट के ऊपर वो काफी नहीं है, अदरवाइज ऑब्वियसली हमारी लर्निंग अच्छी नहीं होगी और बायसनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अजम्पशंस हम लेंगे ना, ठीक है। टेस्टिंग पॉइंट्स भी ज्यादा होने चाहिए, तो लेस अमाउंट ऑफ टेस्टिंग डेटा कैन लीड टू अ वेरिएंस एरर व्हाइल यूजिंग द एक्चुअल टेस्ट सेट। इफेक्टिवनेस आप सही तरह टेस्टिंग कैसे, ठीक है। ये हमारा पहले से पता चला, ये दूसरे से पता चला। तीसरे में ये है कि वी शुड आइटरेट ऑन द ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स, कि ये जो प्रोसेस है ट्रेन टेस्ट का, जो हम जिस तरह से फोल्ड का स्प्लिट कर रहे हैं, तो इसको हमें रिपीट करना है। ये नहीं कि एक दफा ट्रेन वैलिडेशन में स्प्लिट किया और बस खत्म, इसको हमें रिपीट करना है इस तरह के एवरी रो गेट्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग एंड पोटेंशियली एवरी रो गेट्स यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। तो हमें बेसिकली सबसेट्स बना के उसको मल्टीपल मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है। वी शुड चेंज द ट्रेन एंड टेस्ट सेट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस हेल्प्स इन वैलिडेटिंग द मॉडल इफेक्टिवनेस प्रॉपर्ली। मतलब एक डाइवर्सिटी ऐड करने की बात है बस। जैसे रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, रैंडम फॉरेस्ट ये करता है कि एक डेटा सेट के मल्टीपल डेटा सेट्स बना देता है इंक्लूडिंग द क्लास, हर एक पे अलग अलग ट्री लर्न करता है और फिर एंड में मेजॉरिटी वोटिंग करके आपको एग्रीगेट करके दिखा देता है।
यही है, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं वो, तकरीबन यही कर रहे हैं, फ्री नहीं बना रहे बस, ठीक है। तो जब इसके लिए के फोल्ड का कॉन्सेप्ट आया, के फोल्ड बहुत मशहूर चीज है और आपने अब तो मेरा ख्याल में बचपन में सुन लिया होगा इसको। We reserve a subset fold from the available data set and train the model on the rest of the subset, ठीक है। तो randomly split your entire data set into k folds, ठीक है। For each k fold build your model on k minus 1 folds, then test the model on the kth fold। इसका एरर आप रिकॉर्ड कर लें, इसी तरह सब फोल्ड्स के ऊपर यही काम करें, और एंड में द एवरेज ऑफ योर के रिकॉर्डेड एरर्स इज कॉल्ड द क्रॉस वैलिडेशन एरर एंड विल सर्व एज द परफॉर्मेंस मेट्रिक ऑफ योर एरर। तो ये आपका ये है, तो ये पहले फेज के अंदर जो है ना वो ये आपका पहला फोल्ड था, बाकी 9 फोल्ड जो है ना वो ट्रेनिंग में इस्तेमाल हुए, दूसरे में ये 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपको एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेसी प्रिसीजन जो भी आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, और फिर एंड में टोटल क्या होगा इसका एवरेज ले लें आप, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा ट्रेनिंग फेज का। ट्रेनिंग फेज का ये रिजल्ट होगा, ठीक है, नॉट द टेस्टिंग फेज। बहुत ही आसान है यार। हाउ टू चूज द राइट वैल्यू ऑफ के, क्यों जी बताएं आप। अगर के हम बहुत कम करेंगे तो वो LOOCV वाली कहानी हो जाएगी, के इक्वल्स टू 1। अगर के बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर क्या खतरा है। हाँ, ट्रेनिंग सेट का साइज कम होगा, ट्रेनिंग सेट का साइज कम होगा तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या था बायस में, क्या हमारा था कि बायस ज्यादा कब होता है, व्हेन आई टेक टू मेनी assumptions। तो अगर ट्रेनिंग डेटा का साइज कम होगा देन व्हाट हैपेंस, बायस कम होगा। So we understand from the discussion that high variance basically means overfitting. So over different test data, we will have different performances, and that is going to happen only if the data is overfitted with a low bias. I'm taking lesser and lesser assumptions. तो generalization आपने training set के हिसाब से बहुत ज़्यादा specific कर दी है. So it is not largely generalizable, but it is very specific. ठीक है, तो that is represented by the a lower value of k. Sorry, a higher value of k. So if we have k की value ज़्यादा है 20, 30, 40, so then that means कि overfitting का chance बढ़ जाएगा. अगर k की value कम है, if k is small, that means कि underfitting का chance बढ़ जाएगा. ठीक है, you should keep this in mind. So let us. So a lower value of k is representative of underfitting. Underfitting basically means low variance and high bias. ठीक है, और higher value of k is equivalent to means representative of overfitting, which is high variance and low bias. So we have to find the balance between these two. तो उसके लिए we can try out different values of k, लेकिन आमतौर पे आपको पता ही है कि k की जो हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं वो 10 है, और 10 पे ही बहुत दुनिया काम कर रही है, तो आप भी उसी पे काम कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आजकल जो ज़्यादा मेथड मेरे ख्याल में चल रहा है वो स्ट्रेटिफाइड है। स्ट्रेटिफाइड में ये होता है कि जो द डिफरेंट फोल्ड्स दैट यू गेट, उसमें जो क्लास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है of the labels is almost similar to the one which is in the actual data. So अगर आप randomly k fold select करेंगे, जो कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा है, तो randomly में this cannot be guaranteed क्योंकि I am randomly selecting the folds. But if I am doing stratified, then it is going to make the folds in such a way that the validation set के अंदर जो class distribution है, that is almost the same as the class distribution of the whole training data, almost the same, ठीक है। So ये उसकी एक एग्जांपल दी है, तो यू कैन सी कि ये स्ट्रेटिफाइड का क्या मतलब है। अच्छा, इसका फायदा आप लोगों को खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्या फायदा होगा इसका, इससे क्या होगा स्ट्रेटिफाइड करने से। हाँ, क्लास इम्बैलेंस को कैटर करेगा, बिल्कुल।
लेकिन क्या कैटर कर रहा है वो, अभी तो हमने चला के तो देखा है सब कुछ। हाँ हाँ, हमने देखा है कि क्रॉस वैलिडेशन के बाद कुछ एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस प्रिसीजन के एतबार से कुछ 10% 15% उन्होंने शो करना शुरू कर दी। तो फर्क जरूर पड़ा, ये भी हमने उसको विजुअली करके देखा। ठीक है, तो it is generally a better approach when we are talking about both fire and variance, which means underfitting and overfitting. A randomly selected fold might not represent the minor class, particularly in cases where there is a huge class imbalance. तो लिहाजा उस केस में स्ट्रेटिफाइड बेहतर है। ओवरफिट तो कोई भी कर सकता है, डिसीजन ट्री। हाँ, ओवरफिट करने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन वी डू नॉट अलाउ इट दैट टू हैपन, राइट। वी हम उसकी प्रूनिंग कर देते हैं, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर लेते हैं। हाँ, ये बात अभी जैसे स्ट्रोक में हमारा यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, कि स्ट्रोक में हमने स्ट्रेटिफाइड यूज किया, फर्क भी उससे पड़ा डिफॉल्ट सेटिंग से, लेकिन इट डिड नॉट गिव मी 80% दैट आई वांट। so then that means के it's basically useless। हाँ, हमें स्मोटिंग वगैरह अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर ही कुछ बात बन सकेगी। ठीक है, that the train set does not adequately represent the entire power, then stratified might not be a good best study। ये हम इसका प्रैक्टिकली अभी हमने एग्जांपल देख लिया है। इन सच केसेस वन शुड यूज अ सिंपल के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन विद रेपिटेशन, जो कि अभी हमने एक फंक्शन बनाया भी हुआ है इसके लिए। ठीक है, रेपिटेशन में ये होता है कि 10 फोल्ड्स आपने बनाए ना, तो ये 10 फोल्ड वाली कहानी आप रिपीट करते चले जाए 3 4 दफा 10 दफा, और फिर हर एक का ओवरऑल एक एवरेज लेके और आप एंड में दिखा दें। तो लेकिन उससे भी पता नहीं, ये चीज करके देखनी देखनी पड़ेगी। आई डोंट नो, ये मैं लिख लेता हूँ, मैं उसमें आपको करके दिखा दूंगा। रेपिटेटिव के फोल्ड, ठीक है। टाइम सीरीज इज समथिंग जो कि मुझे बहुत तेजी से एल्गोरिथम्स खत्म करके आपको उस तरफ लेकर, biased biasedness means taking very few assumptions, hence biased data is underfitted। ये बात सही है। हाँ, टेकिंग फ्यू assumptions है, हाई बायस का मतलब फ्यू assumptions, हम ज्यादा assumptions की बात कर रहे थे। ठीक है, अच्छा चलें, ये ठीक है यूसुफ, थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन फॉर टाइम सीरीज, splitting a time series data set randomly does not work because फिर आपका टाइम का वो सीक्वेंस सारा खराब हो जाएगा। तो फोल्ड्स आर क्रिएटेड इन अ फॉरवर्ड चेनिंग फैशन। तो टाइम सीरीज का आपको पता ही है, द डेटा इज ऑफ दिस फॉर्मेट के टाइम 1 के ऊपर सेल्स इतनी आ रही थी, टाइम 2 पे सेल्स इतनी आ रही थी, टाइम 3 पे सेल्स इतनी आ रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें फोल्ड आप इस तरह बनाते हैं कि पहले केस में ट्रेनिंग और फिर ये आपका वैलिडेशन। ठीक है, इस तरह स्टार्ट करें आप। दूसरे दूसरे मामले में ये पूरा आपका ट्रेनिंग और T3 आपका वैलिडेशन, और फिर T1 T2 T3 आपका ट्रेनिंग और T4 आपका वैलिडेशन, ब्ला 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 ब्ला, आगे चलते जाएं। ठीक है, तो एंड में फिर ऑब्वियसली n-1 रोज ट्रेनिंग और बिल्कुल आखिरी जो है ना वो वैलिडेशन। तो इतने फोल्ड्स हो जाएंगे जितनी रोज है बेसिकली। दैट्स हाउ यू विल गो अहेड। और ये उसकी थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। स्प्लिटिंग अ टाइम सीरीज रैंडमली डज नॉट वर्क, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये अब आप देख रहे हैं कि इस तरह आपका वो चलता जाएगा। रेड रिप्रेजेंट्स दी टेस्टिंग पॉइंट। तो ये आपका वन स्टेप फोरकास्ट है, but you could also use that to forecast like 2 steps into the future, 3 steps into the future। ठीक है, we progressively select the
train and test set, we start with the train set with the minimum number of observations needed for fitting the model. Progressively we change. तो मल्टी स्टेप के लिए भी प्रेडिक्शंस हम कर सकते हैं, तो ये हमें बहुत जल्दी इस टॉपिक पर आना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये फीचर सिलेक्शन विद रैंडम फॉरेस्ट में थोड़ा सा देख लें कि रैंडम फॉरेस्ट आर वेरी पॉपुलर machine learning algorithms. They are successful because they provide a good predictive performance, low overfitting and easy interpretability. Although random forest के trees आप कभी भी plot करके देखते नहीं हो as such, क्योंकि आप 100 से कम trees तो नहीं बनाते हो किसी भी reasonable size data set, 500 भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि फीचर सिलेक्शन में आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक मेथड होता है एम्बेडेड मेथड और फीचर सिलेक्शन। तो रैंडम फॉरेस्ट का जो फीचर सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एम्बेडेड मेथड्स में आता है। सो इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, जनरलाइजेशन अच्छी होती है, दे आर मोर इंटरप्रेटेबल। जैसे स्कोर आपको इन्होंने करके दे दिया, ठीक है। सो इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कंप्यूट द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वेरिएबल ऑन द ट्री यूजिंग द रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन। सो इन अदर वर्ड्स आपको ये पता चल सकता है कि एक वेरिएबल की क्या इंपॉर्टेंस है कि वो डिसीजन लेने में वो ओवरऑल कितनी हेल्प कर रहा है पूरे ट्री में या फॉरेस्ट में आप कह लें। सो रैंडम फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ 4 to 1200 डिसीजन ट्रीज। मतलब ये तो खैर उन्होंने एक वो दिया हुआ है, एक उन्होंने अपनी तरफ से एक वो दिया, built over a random extraction of the observations of data set and a random extraction of the features. तो डेटा सेट आप रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, लेबल आपके पास होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। नॉट एवरी ट्री सीज ऑल द फीचर्स और ऑल द ऑब्जर्वेशंस। किसी भी ट्री में जो फॉरेस्ट में है उसमें सारे फीचर्स नहीं होते और किसी में भी सारी रोज नहीं होती। देयरफॉर ट्रीज आपस में डी कोरिलेटेड है, उनको दूसरे से कोई सरोकार नहीं, एंड देयरफॉर दे आर लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग। ये उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का इतना तरीका लिया कि ईच ट्री इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ यस नो क्वेश्चंस। कि ये मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, इज दिस हेल्पिंग मी क्लासिफाई द क्लास लेवल, यस और नो, हाउ मच। जैसे हमने देखा था कि लीफ के ऊपर भी अगर आप ओवरफिटिंग कर देंगे, सॉरी प्रूनिंग कर देंगे, तो लीफ की क्लासिफिकेशन 100% नहीं रहेगी बल्कि पार्शियल हो जाएगी, ठीक है। Each tree is also a sequence of yes no question based on a single or combination of features. कॉम्बिनेशन कब होगा? जब इसके बाद ये फीचर, इसके बाद ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा और ये आपका लेबल है। तो आप पूछेंगे जब ये है, जब ये है, जब ये है, तो क्या मुझे लेबल तक मैं पहुंच पा रहा हूँ? ये मेरा yes no क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। At each node, the tree divides the data set into 2 buckets, each of them hosting observations that are more similar among themselves and different from the ones in the other bucket. Therefore, the importance of each feature is derived from how pure each of the bucket is. तो ये तो खैर एक एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन हमने जो वो इन्फॉर्मेशन गेन हमने पिछली क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो बेसिकली होगा ये कि अगर आपने 300-400 ट्रीज बनाए हैं तो हर ट्री में क्या क्या एट्रीब्यूट आया, तो टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द देखें कि रूट के ऊपर ज्यादा कौन सा ट्री एट्रीब्यूट इस्तेमाल हुआ। 400 ट्रीज में लेट से कि एक एट्रीब्यूट जो है वो 250 दफा इस्तेमाल हुआ रूट नोड के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन गेन इज ऑब्वियसली द बेस्ट, ठीक है। तो आप एवरेज करके उसका बता दें कि भाई ये हमारा स्कोर ऐसा है। तो इस तरह जिस तरह से आप क्लासिफिकेशन में एग्रीगेट कर रहे हैं, इसी तरह आप डिफरेंट ट्रीज में आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन क्या है। तो वो इंफॉर्मेशन गेन आप उसके फ्रीक्वेंसी काउंट्स करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से, और उनको रैंक करके आप बता दें। भाई देखें, लॉजिक ये है कि अगर मैंने 400 डेटा सेट्स बनाए, 400 डेटा सेट्स में 150 डेटा सेट्स के अंदर एक ही चीज रूट नोड पे आई, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि डेटा सेट्स आपस में कोरिलेटेड नहीं है, तो मैं ये ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ ये सिलेक्ट किया है तो ठीक है, मैं यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया, आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ट्री सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी 150 ट्रीज के अंदर रूट नोड एक ही है। सो दैट बेसिकली मीन्स के उस फीचर की इंपॉर्टेंस अक्रॉस डिफरेंट डीकोरिलेटेड डेटा सेट्स इज द हाईएस्ट, तो देयरफॉर आई विल गिव इट द हाईएस्ट रैंक। फिर उसके बाद तो जब रैंडम फॉरेस्ट बन रहा होगा तो वो बेसिकली हर एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन का हिसाब किताब रखेगा, पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर वो तमाम लिस्ट को मर्ज करके एक यूनिक लिस्ट बना के आपको रैंक करके दे देगा। ये फीचर इंपॉर्टेंस इसको कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात की या नहीं आई समझ में?
आपको आई समझ में क्या मैंने कहा? Sir, can you repeat this? मैं थोड़ा confused हूँ। क्यों रिपीट क्यों? नहीं, गेन तो ट्री का गेन तो एट्रीब्यूट के गेन से बना है ना। हाँ, स्प्लिट जब जब हम रूट नोड बनाते हैं तो उस वक्त ही तो पता चल रहा है। तो जब ट्री बन गया तो पूरी ब्रांच का देख लें आप, ये पूरी ब्रांच का इन्फॉर्मेशन वो लीफ में नजर आ जाएगा आपको। अगर वो 100% क्लासिफिकेशन हो रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा उन ब्रांचेस के मुकाबले में जिसमें मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग ट्री बनाते हैं उस तरह से तो हम हर रिकर्सिव स्टेप के ऊपर तमाम एट्रीब्यूट्स का इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू रिकॉर्ड कि हर स्टेप के ऊपर कितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। अब वो रैंडम फॉरेस्ट एक्चुअली क्या करता है वो तो हमें नहीं पता, हम तो जनरल लेवल पे चीजों को समझ सकते हैं। तो मसलन ये है कि ये आपके पास एक पूरा का पूरा डेटा सेट था, सही है, ये आपके पास क्लास लेवल था, इसको मैंने लेट से कि 3 हिस्सों में ब्रेकअप कर दिया, रैंडमली ये बनाया, लेबल्स मौजूद हैं, रैंडमली कुछ और रोज सॉर्ट की, लेबल्स मौजूद हैं, और रैंडमली कुछ और रोज लेबल। ये मैं इंश्योर कर लेता हूँ कि जितनी रोज इसमें है टोटल वो सारे एक एक रो कहीं ना कहीं जरूर आ जाए, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ, ये मैंने इंश्योर कर लिया। अब ये मेरे पास आपका आ गया। अब मैंने इससे एक ट्री बनाना है, इससे एक अलग ट्री बनाना है, इससे एक अलग ट्री बनाना है, और एट्रीब्यूट्स इनके कॉमन भी हो सकते हैं। ए बी सी डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो आई एंश्योर बेसिकली कि एवरी रो एंड एवरी कॉलम गेट्स यूज्ड अप अक्रॉस ऑल दिस डेटा सेट्स। ठीक है, नाउ आई मेक अ ट्री, आई हैव टू सिलेक्ट द रूट नोड। उसके लिए मैं पूरा वो सिलसिला करूंगा जो आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने किया था। तो पता चला कि इसमें से एट्रीब्यूट ए जो है फॉर एग्जांपल दैट हैड द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन, और इसको मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पर भी पता चला कि ए का सबसे अच्छा हिसाब किताब था, यहाँ पर भी पता चला कि इसके अंदर सी एट्रीब्यूट सबसे आगे आ रहा है। और मैंने यहाँ पर एक बेसिकली आप कह लें कि आई स्टार्ट मेकिंग अ टेबल समहाउ के पहले स्टेप में ए का इतना कर्ली ब्रेसेस में ए की ये वैल्यूज आएंगी, और पहले स्टेप में बी की ये वैल्यूज आएंगे, पहले स्टेप में सी की अक्रॉस ऑल द ट्रीज, अक्रॉस ऑल द ट्रीज। ठीक है, अच्छा फिर मैंने ये रूट नोड फिक्स कर ली। अब मैंने आगे जाके इनके ये दो दो कर दिए, लेट्स से कार्डिनैलिटी 2 ही है इन सब की। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैं क्या डालूं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नाउ आई रिपीट द सेम प्रोसेस। हो गया, पता चला यहाँ पर बी आया, यहाँ पर भी बी आया, और यहाँ पर लेट्स से केस डी आ गया। अब मैं इसको मैं अपडेट, इसको मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगा कि दूसरे स्टेप के अंदर एक मेरे पास अलग टेबल होगा कि दूसरे स्टेप में ए का इंफॉर्मेशन गेन इतना था, बी का इतना था, सी का इतना था, डी का इतना। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और सारी ट्री की कंस्ट्रक्शन मेरी खत्म हो जाएगी तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स आ जाएंगे, या एक ही टेबल में अगर वो स्टोर करना चाहे इट कैन ऑल्सो रिकॉर्ड इन द सेम टेबल। ठीक है, तो उससे फिर मुझे अंदाजा हो जाएगा कि क्रॉस द डिफरेंट ट्रीज ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन वाले एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, कि जो मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर जिनका इंफॉर्मेशन गेन हमेशा अच्छा ही रह रहा है। और वो किस वजह से रह रहा है, क्योंकि वो उनकी वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन क्लास लेवल के साथ मैच कर, जो हम पिछली क्लास में देखा था कि जब ये यस है तो ये भी यस है, ये नो है तो ये भी नो है, तो इट्स जस्ट हाउ द डेटा इज। सही है, तो अब ट्री तो मैंने बना लिया, रैंडम फॉरेस्ट को प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना है तो एक टेस्ट डेटा दिया मैंने, टेस्ट डेटा वो इस ट्री पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया, और उसने एक प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन, इनका जो मेजोरिटी होगा वो मैं आउटपुट पे दे दूंगा कि प्रिडिक्शन यस है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फीचर इंपॉर्टेंस के लिए मैं रैंडम फॉरेस्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं रैंडम फॉरेस्ट को मशीन लर्निंग के लिए यूज करूँ। आई कैन यूज द रैंडम फॉरेस्ट ओनली फॉर एक्सट्रैक्टिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स, विच इज व्हाट वी हैव डन इन द फाइल जो मैंने आपको दिखाई है। तो मैंने अभी फाइल दिखाई थी क्लास के शुरू में, उसमें यही तो किया था कि रैंडम फॉरेस्ट से फीचर की लिस्ट निकाल ली और फिर उसमें आपने फिर आगे बढ़े। तो डिफॉल्ट सेटिंग 400 से 500 ट्रीज ले लें आप, रीजनेबल साइज डेटा सेट। प्रूनिंग
थोड़ी सी प्रोनिंग कर दें, मतलब प्रोनिंग एनेबल कर दें, मुझे नहीं पता कि आपको देखना पड़ेगा उससे क्या फर्क पड़ता है। यूसुफ, इज द वैलिडेशन डेटा सेम एज द टेस्टिंग डेटा? नहीं नहीं नहीं, टेस्टिंग डेटा अलग होता है, वैलिडेशन डेटा जो है वो ट्रेनिंग डेटा के अंदर बनाया जाता है। जी जी, मैंने आपको बताया ना कि जो ट्रेनिंग डेटा टेस्ट डेटा में स्प्लिट होता है, अब ट्रेनिंग डेटा के अंदर से वैलिडेशन का डेटा क्रिएट किया जाता है, ये चीज है। ठीक है, टेस्टिंग डेटा ऑलवेज रिमेन्स एट द एंड, उसको आखिर में इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वैलिडेशन सेट ट्यूनिंग के लिए, ट्रेनिंग डेटा की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि टेस्ट डेटा के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस। ये जी क्लियर होगी बात जी? इज दिस थिंग क्लियर? तो इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी, जिनी जिनी इंडेक्स हो गया, क्या था, जिनी इम्प्योरिटी और इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी, व्हाटएवर जो भी है। When training a tree, it is possible to compute how much each feature decreases the impurity. वो तो already हम देख चुके हैं, ठीक है? The more a feature decreases the impurity, the more important the feature is. In random forest, the impurity decrease from each feature can be averaged across trees to determine the final importance of the variable. तो A यहाँ भी सिलेक्ट हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, तो तीनों की आप एवरेज ले लें तो वो उसकी एवरेज इंपॉर्टेंस बन जाएगी। और इंपॉर्टेंस को इन्होंने मेरे ख्याल में 0 to 100 के दरमियान में स्केल किया हुआ है। इन लोगों ने जो इंपॉर्टेंस को स्केल किया, आई थिंक 0 to 100 के दरमियान में किया, जो आउटपुट पे आता है। आई थिंक सो, ये पक्का पता नहीं है, लगता तो ऐसे ही है। ये नहीं नहीं, अभी हमारे तो 22 समथिंग आ रहे थे ना उसमें। To give a better intuition, features that are selected at the top of the trees are in general more important than features that are selected at the end nodes of the tree. क्योंकि जो चीज पहले आ गई वो तो पता चल गया, उसका इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एज जनरली द टॉप स्प्लिट्स लीड टू बिगर इंफॉर्मेशन गेन्स, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन क्या है कि अगर कुछ वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, अगर कुछ वेरिएबल्स आपस में कोरिलेटेड हैं, मतलब दे हैव द सेम इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल, देन अगर उनमें से एक भी टॉप पर आ गया तो सारे टॉप पर चले गए। जैसे होता है ना कि कोई एक एथनिसिटी का बंदा किसी कंपनी में गया तो 1 साल के बाद सारे उसी एथनिसिटी के लोग वहां नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो ये मसला है। तो कोरिलेटेड फीचर्स हो, तो कोरिलेटेड फीचर्स में क्या है कि सारे के सारे फिर या तो ऊपर चले जाएंगे अगर एक भी ऊपर चला गया, और वो और होना भी चाहिए, या तो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे या बीच में चले जाएंगे, वो सारे इकट्ठे मूव करेंगे। तो इसलिए हम कोरिलेटेड फीचर्स को क्या कर देते हैं, रूम पे डाल के सारे कोरिलेटेड फीचर्स को इंक्लूड करने की जरूरत है, दे हैविंग द सेम इफेक्ट ऑन द लेवल। तो खास तौर पे ये जो आपने ये किया है, वन हॉट का जो मामला किया हुआ है, वन हॉट के डेटा को जब आप स्केलिंग करेंगे तो उसमें आपको मेरा ख्याल में तो हीट मैप्स करने चाहिए। ये मैंने तो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ये मैं लिख लेता हूँ कि वन हॉट के बाद आप क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे, उसके बाद आप कोरिलेशंस देखेंगे। हो सकता है 2-3 ऐसे कॉलम्स हों जो कि वन हॉट एनकोडेड हों, लेकिन उनका पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम, तो वी शुड नॉट कंसीडर ऑल ऑफ देम। क्या ख्याल है? तो अगर कोरिलेटेड सिचुएशन इस तरह की ज्यादा आ रहा है, इट इज बेटर टू सिलेक्ट फीचर थ्रू रिकर्सिव एलिमिनेशन फीचर सिलेक्शन rather than all together as we have done here. ये इसका थोड़ा सा वो ये किसी ने सॉर्ट किया हुआ है, ये तमाम फीचर्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0.4 फीचर इंपॉर्टेंस आपने कहा था कि उस केस में आ रहा है। तो ये एंड ऑफ शो हो गया। तो अगर हम इसको देखें, what we did here was, ये अभी यहाँ पर इसको मेरे ख्याल में हमने नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ, तो इसकी जो रेंज आ रही है वो इस तरह आ रही है, 0 से लेके वो आगे चल रहा है। तो इसमें मतलब these three might be correlated with each other, I don't know, these might be correlated in a different way, all of these could be correlated together. Does not seem much difference between the importances. So we can see clusters of features definitely. ठीक है,
तो देयरफॉर फीचर सिलेक्शन इज अ बिग गेम, स्पेशली जब आपको वन हॉट एनकोडिंग करनी पड़े, तो टेंशन वाला काम है। वो बार बार ट्रायल एंड एरर करके चीजें, तो बेहतर ये होगा कि इसका अगर हम कोई फंक्शन बना लेना, टेंशन दूर हो जाए। मैंने वो फंक्शन अभी नहीं बनाया हुआ कि मैंने अलग अलग फंक्शंस तो हैं उस बने हुए हैं उसके अंदर, लेकिन अभी तक ये फंक्शन नहीं बनाया कि एक ही गो में सारी चीजें, मुख्तलिफ चीजें जो हम ट्राई आउट करना चाह रहे हैं वो कर ले। अभी तो मैंने हर फीचर सिलेक्शन का फंक्शन अलग किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो खैर आप जितना जनरलाइज कर सकें उतना बेहतर होगा। चलिए मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल में। हाँ जी। लीनियर रिग्रेशन अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मोस्टली इट्स अ डेटा माइनिंग टेक्निक, और आप लोगों का एक्सपीरियंस इसमें हो चुका है। इट्स नॉट समथिंग राइट। सो लीनियर रिग्रेशन से आप लोगों का वास्ता सरोकार पड़ चुका है, उसको तफसील भी हम देखेंगे। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट हाफ एन आवर की लेक्चर है वो। जी, so logistic regression is one of the more famous algorithms for binary classification. It's also well known. It gives a good performance in many situations. Or it's called regression, but actually it is an algorithm for classification. और दोनों सिमिलर समझे जाते हैं क्योंकि दोनों में बेसिकली आप लाइन फिटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप उसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे इस केस में आप लाइन फिटिंग आप देख रहे हैं कि लीनियर रिग्रेशन में you can have a value below of 0 when you fit a line, simple linear regression. But logistic regression में you cannot go below 0 because what you have at the output is a probabilistic variable which gives you the probability of the output being 1 or 0. So basically probability आपकी output पे आती है, and that probability obviously varies between 0 and 1 with respect to this S-shaped curve, जिसको हम LR curve कहते हैं या S curve, sigmoid curve भी कहते हैं। तो so the logistic regression model takes real valued inputs and makes a prediction. ठीक है, जैसा कि रिग्रेशन में भी यही होता है कि इनपुट पे आपके पास रियल वैल्यूज हैं, लाइक द हाउस, द प्राइस ऑफ द हाउस इक्वल्स टू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रूम्स and the number of I don't know, the size of the garage. इसकी बेस के ऊपर हम कॉस्ट ऑफ द हाउस या प्राइस ऑफ द हाउस प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक में भी यही है, यू हैव टू टेक इन रियल वैल्यूड इनपुट्स एंड मेक अ प्रेडिक्शन एज टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनपुट बिलोंगिंग टू द डिफॉल्ट क्लास। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट आती है वो 0 क्लास की है, क्लास 0 की है, यानी नो है या जो भी आप उसको करें। If this probability is 0.5, we can take the output as a prediction for the default class. Otherwise, if this probability is less than 0.5, then the class is 1. सही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉडल है, तो आपके पास x1 और x2 आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं, ये उसके कोफिशिएंट्स हैं जो आपने लर्न करने हैं एज इन लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन की लाइन क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस c, अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है, या y इक्वल्स टू b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस c, अगर दो वेरिएबल्स हैं। तो जो कोफिशिएंट्स यहाँ पर होते हैं वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी होते हैं। ये आपका वो b0 है, विच कैन बी कंसिडर्ड द बायस। ठीक है, unlike linear regression, the output is transformed into a probability using the logistic function, this one. So 1 over 1 plus e to the power minus output, where output is this one basically. तो जो आउटपुट है रिग्रेशन में, तो हम उसको कुछ नहीं करते, इसमें हम इसको s फंक्शन में दे देते हैं, सिग्मॉइड। ठीक है, तो बेसिकली इस मॉडल के अंदर हो क्या रहा है कि यू आर यूजिंग अ लीनियर इक्वेशन विद इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर्स टू प्रेडिक्ट अ वैल्यू,
The predicted value can be anywhere between negative infinity to positive infinity, but we need this. Basically हम regression के अच्छी चीजों को इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक है रियल वैल्यू के लिए, लेकिन हम चाहते हैं तो आउटपुट पे हमें क्लास लेवल दे दो, हमें नंबर्स ना दो। दैट इज व्हाई लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज वन ऑफ द बेटर एल्गोरिथम्स, क्योंकि वो लोअर लेवल पे वो रिग्रेशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन अपर लेवल पे वो सिग्मॉइड कर्व में वो आपको क्लास प्रोबेबिलिटीज दे देता है। Therefore, we squash the output of a linear equation into a range 0, 1 by using the S function. ठीक है? To squash the predicted value between 0 and 1, we use the sigmoid function. सही है, समझ में आ गई? तो रिग्रेशन की जो आउटपुट है वो हम सिग्मॉइड को देंगे, वो आपको स्क्वाश करके उसको 0, 1 में डाल देगा। उस पर आप एक इफ देन रूल अप्लाई करेंगे, अगर वो 0.5 से ज्यादा है तो क्लास 0 है, 0.5 से कम है तो क्लास आपकी 1 है। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। इस केस में ये आपका वो रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई, ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन आ गया, और ये आपने z उसके अंदर डाल दिया, ये z आपने इसमें डाल दिया, दैट्स इट। So that will give you a squashed value between 0 and 1 in the case of h. ठीक है? और तो ये आपका सिग्मॉइड फंक्शन है। दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स, इट ऑलवेज गोज बिटवीन 0 एंड 1, जो कि हमने यहाँ भी देख लिया था। ठीक है? अब इसका प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायनेमिक्स, तो वी हैव टू चेंज द कॉस्ट फंक्शन एज वेल। रिग्रेशन में तो कॉस्ट फंक्शन क्या है? रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर्ड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, ये तीन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और भी होंगे। इस केस में आपको लोगैरिथमिक लॉस कंप्यूट करना पड़ता है और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट से चीजें सॉल्व करनी पड़ती है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पैरामीटर्स ऑफ b0, b1 एंड b2। इक्वेशन तो लर्न करनी है ना। तो रिग्रेशन की केस में तो हम वी आल्सो यूज ऑप्टिमाइजेशन, बट दैट अप्रोच इज डिफरेंट देन दिस अप्रोच, जिसमें हमारा कॉस्ट फंक्शन बेसिकली आपका लोगैरिथमिक लॉस होता है। तो बेसिकली जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये है जो आपके सामने है कि अगर आपका आउटपुट ट्रू आउटपुट 1 है, यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द कॉस्ट लाइक दिस। अगर आपका ट्रू आउटपुट 0 है, उस रो का ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टेंस की रो का ट्रू आउटपुट 0 है, तो देन द कॉस्ट ऑफ दैट रो इज गोइंग टू बी एस्टिमेटेड विद दिस फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली वी कांट हैव टू थिंग्स, तो वी वांट टू कंबाइन देम। तो कंबाइन करने के लिए आई राइट j, which is the notation for the cost function, equals to this whole function। ठीक है? ये आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन है जो इसमें आपका इंटीग्रेट हो जाता है। तो दिस बिकम्स द कॉस्ट फंक्शन। और जब आप लॉग बेस्ड कॉस्ट फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको इसी तरह की यानी इक्वेशन मिलती है। तो दिस इज बेसिकली अ समेशन ओवर दिस। तो ये जो है ये h थीटा क्या है? What do you mean by h theta? What is theta? Theta represents the three variables b0, b1, b2. Theta is the theta parameter. तो stochastic gradient descent में क्या होता है कि h theta को मैं represent करूंगा in the form of equation, कि मैं इसकी जगह पे मैं पूरी equation लिखूंगा कि b0 plus b1 x1 plus b2 x2, और फिर इसको उसके हिसाब से मैं कंप्यूट करूंगा। This is exactly what happens in the neural network. जब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ेंगे तो फिर हम SGD को बाकायदा स्टेप्स से सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। Stochastic gradient descent जो एल्गोरिथम है टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। तो न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग में भी वही चीज इस्तेमाल होती है, stochastic gradient descent with back propagation. In this case there is no back propagation because we don't have a network, we just have the output value and the input value, there is no network in between like a neural network. तो उसमें हमें बैक प्रोपगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेथड फॉर अपडेटिंग द वेट्स और द पैरामीटर्स इज ऑलमोस्ट द सेम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस इक्वेशन में पहले अपना पूरा प्लग इन करें वैल्यूज जो इक्वेशन हमारे पास है, और फिर जब एंड में एरर निकालें कि इस पूरे का मैंने ये किया, मेरे पास टेस्टिंग डेटा था, ये मेरे पास टेस्टिंग डेटा की एक रो थी और ये लेबल था, जैसे कि 1 था, तो ये मेरे पास पूरी रो थी। इसके ऊपर मैंने b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2, x1 x2 की वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल जाएंगी, ये मैंने प्लग इन किया। डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने b0 b1 b2 की कुछ रखी, उससे मैंने कंप्यूट कर लिया क्या आंसर आता है। फिर मैंने उसको 1 से कंपेयर किया, फिर मैंने अपना कॉस्ट निकाला कि मेरा डेविएशन कितना आ रहा है यूजिंग दिस फॉर्मूला। फिर मैंने उस डेविएशन पे ग्रेडियंट डेसेंट लगा के b0 b1 b2 की पैरामीटर्स को मैंने चेंज किया ताकि वो मेरी कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले।
तो ये ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच है, ये सिर्फ यहाँ इस्तेमाल नहीं होती, ये बहुत सारे एल्गोरिथम्स में इस्तेमाल होती है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये है कि आप पूरे पूरे बैच को साथ साथ अपडेट करते हैं। एसडीडी के अंदर पूरा पूरा जो बैच होता है, यानी आप यू टेक अ बैच ऑफ लाइक 50 रोज फॉर एग्जांपल, और 50 रोज को आप इकट्ठे उनके हिसाब से इकट्ठे ही वेट्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो यू ऑपरेट इन मिनी बैचेस, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में मिनी बैचेस में जाते हैं, वरना आप एक एक रो पर भी कर सकते हैं, एक एक रो टेस्टिंग पर भी कर सकते हैं। तो अभी आप बस ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि एरर मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एरर फंक्शंस हैं, एंड द लोगरिथमिक लॉस इज वन ऑफ देम, जो कि हम स्पेसिफिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी समड अप इन दिस वे। तो इसमें होता क्या है कि यू स्टार्ट ऑफ विद डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ सम पैरामीटर्स b0 b1 b2, इनपुट को फिट करके आगे उसकी प्रेडिक्शन निकालें। प्रेडिक्शन लाजमी एक्चुअल प्रेडिक्शन एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होगी, क्योंकि आपने लर्निंग तो की नहीं अभी। तो एक्चुअल जब आपका डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम इस्तेमाल करेंगे b0 b1 b2 को अपडेट करने के लिए। वो हाँ, वो भी आ रहा है आगे, वो आता है अभी आगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स है ना। इफ आई हैव टू लर्न द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, आई हैव टू लर्न m and c। तो इसी तरह लाइन तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक लाइन हो, 3D में भी लाइन हो सकती है, तो उसमें आप x1 और ऐड कर दें, x1 x2 x3, जो भी आप इनपुट पैरामीटर ऐड करेंगी उसके साथ एक कोफिशिएंट आपको लर्न करना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको कॉस्ट फंक्शन को जरा फॉर्मल करके लिखूं, और मैं एच ऑफ आई की जगह वो पूरी पूरी डाल दूं जो मैंने डालना है, पूरे इसकी इक्वेशन डालूं, तो अब मैं क्या करता हूं कि बेसिकली I take the partial derivative of the cost function with respect to each parameter b0 b1 and b2। कॉस्ट फंक्शन के अंदर मेरे पास तीनों पैरामीटर्स आ रहे हैं, b0 भी आ रहा है, b1 भी आ रहा है, b2 भी आ रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड पास में मैंने वही तो फॉर्मूला यूज किया है। तो फिर मैं कॉस्ट फंक्शन को मैं ऑप्टिमाइज करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी ईच पैरामीटर सेपरेटली। और न्यूरल नेटवर्क में भी यही होता है। अगर आपके पास 500 वेट्स हैं, तो 500 अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको कंप्यूट करने पड़ेंगे, एंड ऑल्सो द बायस, ऑल्दो बायस इज अ कांस्टेंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि उसके टेंजेंट पे आप चल पड़ते हैं। तो यू कैन एनविजन समथिंग लाइक दिस के आपके पास ये कॉस्ट का ये पूरा कर्व है, ये जे जो है ना, जे, ये आपकी ये एक दिस इज द कर्व ऑफ द एरर, एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b0 b1 b2 जिसमें कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो उसका तरीका होता है कि लेट सपोज कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरा एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जब पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा हर पैरामीटर से, तो मुझे हर पैरामीटर के लिए यहाँ पर एक टेंजेंट मिल जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव मींस कि आई गो टेंजेंट टू दैट। ठीक है, तो टेंजेंट लेने से पता ही चलता है कि मैंने अगली स्टेप में कहाँ मूव करना है। दैट्स द पर्पस ऑफ टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, कि अगला स्टेप मैंने कहाँ जाना है। ये पॉइंट अभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो अब मुझे इनके पार्शियल डेरिवेटिव से अंदाजा ये होगा कि मैं नीचे की तरफ जाऊं। तो बेसिकली आई ऑलवेज फोर्स माई सेल्फ टू गो टूवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, और मुझे डायरेक्शन का ले ऑफ द लैंड कहाँ से पता चलता है? बाय टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स। जनरली आपको समझा रहा हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव लेने का मकसद क्या है, टू गेट अ ले ऑफ द लैंड, कि अगला स्टेप मैंने कहाँ मूव करना है। उसको लेने के लिए मुझे हर पैरामीटर के हिसाब से कॉस्ट फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू गिव मी, अब क्या होगा कि मैंने वहां मूव करना है जहाँ पे मेरा जो 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 डायरेक्शन है वो मेरी एरर मेरा मिनिमाइज हो। तो वो चीज मुझे पार्शियल डेरिवेटिव से समझ में आएगी कि मैंने कहाँ मूव करना है कि मेरा एरर मिनिमाइज हो जाए। तो आई फोर्स माई सेल्फ ऑलवेज टू गो डाउन, आई ऑलवेज फोर्स माई सेल्फ टू गो डाउन बाई मेकिंग द नेगेटिव साइन। कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो if I don't put the negative sign, I can go up, but going up is going to increase the error। ये तो error surface पे चल रहा हूँ ना मैं। So I always force myself to go down by updating in the negative direction while in the gradient descent algorithm। Gradient descent का नाम क्या है? कि partial derivative means the gradient।
I am moving in the direction of the gradient, but in the direction of the negative gradient. वरना ऐसा मुमकिन है कि B1 का पार्शियल डेरिवेटिव मुझे कहे कि ऊपर चले जाओ, तो I will start moving in the direction of the positive gradient. लेकिन मैं सारे ग्रेडियंट्स को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करने पे मजबूर करता हूँ, तो मैं वेट अपडेट इस हिसाब से करता हूँ कि पॉइंट नीचे ही शिफ्ट हो जाए। तो नेगेटिव साइन लाने का मकसद वो होता है। तो जब हम इसकी वो चेन रूल देखेंगे ना, बड़े सिंपल न्यूरल नेटवर्क में हम पूरा चेन रूल बना के देखेंगे, तो आपको ज्यादा अच्छा अंदाजा हो जाएगा। अभी बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके पास एक कॉस्ट की इक्वेशन होती है विच इज द लोगैरिथमिक लॉस, और फिर हम उस कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर्स। Then we take the partial derivative of this cost function with respect to each parameter separately and use that to determine कि मैंने अगला step मैंने कहाँ लेना है, which I always take in the direction of the negative gradient or the negative partial derivative, which helps me to go down on the error surface. तो ये चीज तो by default होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि पीछे से क्या हो रहा है। पूरा चेन रूल लगता है इसको, ये चेन रूल होता है बेसिकली। डीप लर्निंग में यही चेन रूल जो है ना, ये आपका एंड में जाके ग्रेडियंट्स को खत्म कर देता है। इसको हम कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, कि वो ग्रेडियंट्स एक दूसरे के मल्टीप्लाई होते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ ओवर डिफरेंट लेयर्स, एंड में जाके ग्रेडियंट्स गायब हो जाते हैं। तो उसमें फिर मुख्तलिफ अप्रोचेस लगाई गई हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहरहाल ये तो इक्वेशंस हैं। अभी थोड़ा सा हम एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। So this is used by many algorithms, use the model to calculate a prediction for each instance in the training set and calculate the error for each prediction. तो ये ट्रेनिंग सेट में हम ये काम कर रहे हो कि ट्रेनिंग सेट की एक रो दी, एरर निकाला, पार्शियल डेरिवेटिव निकाले, वेट्स अपडेट किए, पैरामीटर अपडेट किए। दूसरी रो दी, एरर निकाला, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट किया, पैरामीटर अपडेट किए। तो ये तो मैं एक एक रो पे कर रहा हूँ, मैं बैचेस पे भी कर सकता हूँ। एसडीटी में मिनी बैचेस बनाता हूँ। तो given each training instance, ये इंडिविजुअल पे कर रहे हैं। Calculate a prediction using the current values of the coefficients. Calculate new coefficient values based on the error in the prediction. कि पहले आगे चले जाएं इनपुट पे, फिर पीछे आ जाएं, आप वेट अपडेट कर ले आगे। ठीक है, तो ये हम उस वक्त तक प्रोसेस रिपीट करते हैं जब तक मॉडल इज एक्यूरेट एनफ, और टू सम लैब कहते हैं कि भाई 300 इटरेशंस आप कर सकते हैं। इसमें आप it is often a good idea to randomize the order of the training instances shown to the model to mix up the corrections made. This is one of the way कि आप training instances को randomize करके present कर सकते हैं, उससे भी शायद कोई फर्क पड़ जाए। By updating the model for each training pattern, we call this online learning. Online learning में क्या होता है कि एक training instance दिया, पैरामीटर अपडेट किए। स्टोकेस्टिक में क्या होगा कि 10 दिए, फिर पैरामीटर अपडेट किए, 15, फिर अगले 10 दिए, फिर पैरामीटर अपडेट किए। एसडीटी में हम मिनी बैचेस बना के फिर एक बैच के बाद पैरामीटर अपडेट करते हैं, और ऑनलाइन लर्निंग में हर इंस्टेंस के बाद हम पैरामीटर अपडेट करते हैं, विच ऑब्वियसली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपके पास 1 लाख रोज हैं तो 1 लाख दफा आपको पैरामीटर अपडेट करने पड़ेंगे, तो दैट डज नॉट सीम रियली एनकरेजिंग। ये इसको हम बैच लर्निंग कहते हैं, तो ये आप उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, ये अब थोड़ी सी एग्जांपल देख लें। ऑब्वियसली ऑनलाइन पकड़ा हुआ है सब कुछ। ये अगर हम दिस इज डेटा जनरेटेड फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द क्लास टेबल, हमने उसको असाइन किया। क्लास 0 जो है वो आपका ब्लू, क्लास 0 आपका ब्लू है और क्लास 1 आपका रेड है। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, ये एक मिनट, एक चीज रह गई थी इसमें, वो कहाँ गया? हाँ, ये चले इसको देखते हैं भी। सही है जी, ये सही है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या है कि सिर्फ उसको करने के लिए ये दिखाने, यार क्या है यार, ये बड़ा मुश्किल है इसको मैनेज करना। एक दिखाने के लिए आपको कि एस फंक्शन करता क्या है। अगर -5 to 5 पे मैं एस फंक्शन लगाता हूँ तो दिस इज द आउटपुट। तो ऑल द आउटपुट्स आर वेरिंग बिटवीन 0 and 1 एंड यू कैन सी कि जो आउटपुट ज्यादा नेगेटिव है वो 0 के करीब है, जो आउटपुट ज्यादा पॉजिटिव है 1 के करीब है। तो ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है बेसिकली। they tend towards 1 but it is not 100% 1, neither 100% 0। तो जो बहुत नेगेटिव वैल्यूज आएंगी वो 0 पे स्क्वाश हो जाएंगी, जो बहुत पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी वो 1 पे स्क्वाश हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह वो करता है। ठीक है, एंड व्हाट दिस मींस इज दैट कि जब तक हमारी मीन वैल्यू जो है इनपुट की 0 है,
जब तक मीन, और 0 पूरा 0.5 पे मैप हो रहा है, तो जब तक मीन वैल्यू हमारी 0 है उस वक्त तक हम ऊपर नीचे जो कुछ भी करते रहे वो एस पे ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इनपुट की मीन वैल्यू 0 रही, क्योंकि इनपुट की भी तो डिस्ट्रीब्यूशन है ना भाई, इनपुट की एक प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू अगर 0 के करीब रही तो फिर वो आपकी प्रिडिक्शन, आपका आपकी हाइपोथेसिस वैलिडेट हो सकती है, एलआर चल जाएगा। लेकिन अगर आपका इनपुट ही कर रहा है, इट्स नॉट द सेम नॉर्मल कर्व, तो वो तो फिर रैंडम हो गया ना, तो उस केस में गारंटी नहीं हो सकता। तो ये तो खैर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कभी भी चेंज नहीं होगा, इल्ला ये कि शायद ही कभी कोई 1% चेंज हो जाए, मीन तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह लेट्स से कि वी कम बैक टू द सेम प्रॉब्लम, और हमने शुरू में बी और B0 0 B1 0 तीनों को 0 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। इमरान फोन रख दें, इन तीनों को हमने 0 इनिशियलाइज किया है, और पहले ट्रेनिंग इंस्टेंस क्या है भाई, 2.78 2.55 और y इक्वल्स टू 0। अब इसको आप प्लग इन करें उस इक्वेशन के अंदर, जो कि ये हमारी इक्वेशन है आउटपुट की, तो 0 + 0 इंटू दिस प्लस 0 इंटू दिस, तो इसमें हमारी प्रोडिक्शन आ जाएगी 0.5, यानी एस फंक्शन के स्क्वाश करने के बाद 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने जो मैंने वेट्स को अपडेट करना है, जो पैरामीटर्स को अपडेट करना है, वो पैरामीटर मैंने इस इक्वेशन से अपडेट करने, जो कि आपको मिलेगी प्राइमरीली क्या कहते हैं, चेन रूल के बाद इस इक्वेशन के तहत आप अपडेट करेंगे। तो पैरामीटर इक्वल्स टू पैरामीटर प्लस अल्फा इंटू वाई माइनस प्रिडिक्शन इंटू 1 माइनस प्रिडिक्शन इंटू एक्स, सही है। तो अल्फा आपका लर्निंग रेट है, शुरू में लर्निंग रेट ज्यादा होता है, बाद में लर्निंग रेट कम हो जाता है। लर्निंग रेट आमतौर पे 0.3 से 0.5 के दरमियान आप लोग रखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली लर्निंग रेट ज्यादा होगा तो शुरू में लर्निंग हमें ज्यादा करनी होती है, देयरफॉर वो हम उसको ज्यादा करते हैं। ऑनलाइन Sir, लर्निंग जी, what does the learning rate mean exactly? What does the learning rate mean exactly? व्हाट इज द लर्निंग रेट? Mean. What is the meaning of the learning rate? लर्निंग रेट का मतलब ये होता है कि आप कितनी एग्रेसिवली अपने कोफिशिएंट की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। लर्निंग रेट ज्यादा है तो कोफिशिएंट, क्योंकि आपको यू हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट, राइट। तो कोफिशिएंट आप कितना एग्रेसिवली चेंज करते हैं, कितना ज्यादा उसको चेंज करते हैं, दैट इज डिफाइंड बाय द लर्निंग रेट। तो शुरू में हमारा चेंज का जरा फैक्टर जरा ज्यादा होता है, जैसे हम कहते हैं कि 0.7 हो जाएगा शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आपके ट्रेनिंग इपॉक्स, इपॉक का मतलब ये होता है कि गोइंग थ्रू द ट्रेनिंग डेटा वंस, दैट इज वन एपॉक। तो जैसे जैसे आपके एपॉक्स बढ़ते चले जाते हैं उसमें आपका ट्रेनिंग रेट डिके करता रहता है, तो डिके की भी आप बीच में सेटिंग कर सकते हैं। तो लर्निंग रेट शुड डिके, क्योंकि जब आप एक कॉन्सेप्ट टाइम लगा रहे हैं तो आप सीखते चले जा रहे हैं, तो जब आपकी लर्निंग ज्यादा हो रही है तो लर्निंग रेट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, मे बी एक्सपोनेंशियली फॉर सम रीजन, ठीक है। लेकिन यू कैन स्टार्ट ऑफ विद, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक लर्निंग रेट सेट कर लें, जैसे 0.3 सेट कर लें, और फिर आप देख लें, ठीक है। अच्छा, B0 जब होगा ना, B0 के लिए देयर इज नो एक्स वैल्यू, क्योंकि B0 इज अ बायस व्हिच हैज नो एक्स इनपुट, तो उसको भी बहरहाल हमें अपडेट करना है बायस को, और B1 B2 तो हमने अपडेट करना ही है। तो इस केस में हम अगर ये लगाएं B0 इक्वल्स टू B0 जो कि पहले 0 था, प्लस 0.3 इंटू 0 माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 इंटू 1, और x जो है ना इसका 1 है, क्योंकि ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है x की ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे B1 का कोई, B0 का कोई इनपुट नहीं है, तो वो बायस इज ऑलवेज 1 इनिशियली। बायस हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ताकि हम थोड़ा सा मैनुअली चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, वरना उसका कोई दूसरा इतना मकसद नहीं है। न्यूरल नेटवर्क तो वैसे है ही एक ब्लैक बॉक्स टाइप की चीज़। बहरहाल B1 का क्या हो गया, B1 प्लस 0.3 इंटू दिस इंटू 2.7 इंटू दिस, ये आपकी अब नई वैल्यूज आ गई। दिस बिकम्स योर न्यू मॉडल। पहले क्या था, B0 0 0 0, अब ये आ गया पहली ट्रेनिंग इंस्टेंस के बाद। इस तरह अब आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ये जो मॉडल आपको मिला है ये वही चेन रूल के बाद आपको इक्वेशन मिली है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स के थ्रू आपने कैसे अपडेट करें, ये वहां से आपको मिली इक्वेशन। तो वी कैन रिपीट दिस प्रोसेस एंड अपडेट द मॉडल फॉर ईच ट्रेनिंग इंस्टेंस इन द डेटा सेट, ठीक है। A single iteration to the training state is called an epoch. It is common to repeat the stochastic gradient for a fixed number of epochs, maybe I don't know 50 epochs or 20 epochs, 25 epochs, depending on the data.
हाँ, और एपॉक के बाद आप एरर वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, तो ये है आपका मतलब एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी या एरर आपका कम होता चला जाएगा। टिपिकली एक्सपोनेंशियल कर्व भी आता है न्यूरल नेटवर्क में। तो दैट बेसिकली मीन्स के लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल आपका चलता चला। अब आप देख रहे हैं कि कितना रोबस्ट मेथड है। इट इज बिकॉज ऑफ द एसजीडी मेथड के एलआर इज एबल टू लर्न गुड थिंग्स। अच्छा, 10 एपॉक्स के बाद ये आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए ना। अब आप कहेंगे बस खत्म, बस मेरे लिए ट्रेनिंग यही थी, मेरे लिए बहुत है, आप एक्यूरेसी 100% पे पहुंच गए, जो कि मतलब इस बच्चों वाले डेटा सेट में तो कोई मसला नहीं है। बच्चों नहीं बल्कि इसको मैं क्या कहूँ, चूंटियों वाले डेटा सेट के लिए ठीक है। तो बहरहाल अब मैं इसको प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन वैल्यूज को इस्तेमाल करूँ टेस्टिंग डेटा के लिए, तो ये वैल्यूज मेरे पास आएंगी। और इन पे अगर मैं स्क्वाश करूँ, स्क्वाश मैंने क्या करना है, 0.5 से ऊपर हो तो क्लास 0, और 0.5 से नीचे हो, हाँ 0.5 या उससे ऊपर हो तो क्लास 0, अदरवाइज क्लास 1। तो उसमें आप वो कर लें और फिर टेस्टिंग के साथ कंपेयर कर लें। तो ये है, ठीक है। ये तो खैर उसने ट्रेनिंग पे टेस्टिंग डेटा डाल दिया है, तो मकसद ये नहीं है। और इसमें तो अभी हमने क्रॉस रिलेशन वाली कहानी तो की इनको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने कमर बस्ता हो जाए आप लोग।